dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School and today we are going to start class 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंटिन्यू चल रहा था। थर्ड पार्ट हमने प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर लिए। तो जिसने अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो बता दो कि देख लेना जरूरी है। और मेरा नाम है दीपक तंवर और मैं आपको पढ़ा हिस्ट्री। आज के सेशन में करेंगे उसका फॉरवर्ड नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। ध्यान रखने वाली बात क्या है, इतना सा बात आपको ध्यान रखनी है कि हिस्ट्री में जब भी आप चैप्टर्स या फिर सेशंस या फिर अलग अलग पार्ट पढ़ें तो हमेशा 5 मिनट जो है प्रीवियस पार्ट को क्या करें, रिवाइज कर ले। अगर मैं भूल जाऊं आप खुद से कर ले कि हाँ मैंने प्रीवियस सेशन में क्या करवाया था। और रेगुलर जो है रहें, आफ्टर ए वीक आफ्टर ए मंथ इनको रिपीट करते रहे, जिससे क्या होगा आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और डीप जो है वो क्लियर होते रहेंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लास 6 to 12 कंप्लीट एनसीईआरटी कोर्स जो है वो आपको बस यहीं मिलेगा। ऑलराइट, सो देखिए इस पार्ट में हम करने वाले लाइफ इन द सिटी। व्हाट वी हैव सीन दैट अ रूलिंग एलाइट हैड इमर्ज। बस इतना समझ लो, ज्यादा डीप में नहीं जाना। हाँ, कि हमने देखा कि बिजनेस डेवलप हुआ, प्रीवियस सेशन की बात कर रहा हूँ, बिजनेस डेवलप हुआ, खासा रूलिंग एरिया चल बसा स्टार्ट हो गया था, लीडरशिप आ गई थी, राजा महाराजा का उद्भव हो चुका था, है ना। एक केम टू नोन आइडेंटिटी में आ गए थे, अच्छी खासी आइडेंटिटी में आ गए थे और अच्छे ऐसे ऑर्डर्स भी कर रहे थे और लीडरशिप कर रहे थे पूरे के पूरे डिपार्टमेंट की, उनके कहाँ से सामान आएगा, कहाँ को जाएगा और कौन प्रोफेशनल्स जो है वो इनकी निगरानी करेंगे। और साथ ही साथ जो वर्कर है, लेबर्स है, का भी ध्यान रखा जा रहा था। कहाँ पर? प्रीवियस सेशन में। टाइम स्पेशली हल्का सा आपको मेंशन करना जरूरी है कि किस BC और CE के आसपास की हम बात कर रहे हैं, है ना। जब भी आप पढ़ो तो इस बात पे थोड़ा सा फोकस रखें कि किस टाइम की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि टाइम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है, अगर एक क्वेश्चन में आपने सब कुछ सही लिखा और अगर टाइम गलत लिख दिया तो सारा कचरा हो जाता है। और रही टाइम की बात, आफ्टर दिस चैप्टर आपके पास एक पूरी स्लाइड बताऊंगा मैं, पूरे टाइम इरा की कौन कौन से टाइम में क्या क्या चीजें हुई थी उसको याद कर लें। और आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन है बड़ा सा चार्ट, उसको हर एवरी वीक, है ना, हर हफ्ते उसको देखते रहे। बस देखना है, पढ़ना, या फिर उसको फोटो अपने रूम पे कहीं पेस्ट कर ले। करेक्ट। A small section of society had a major share of wealth। जैसा कि हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं, देखो सिटी में क्या होता है, सिटी में जगह कम होती है और बहुत सारे रहने वाले होते हैं। और विलेज में क्या होता है, बहुत ज्यादा जगह होती है और रहने वाले कम होते हैं। और यहाँ भी वही है ना, कि छोटे से पार्ट को बहुत ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तभी उसको हाइपर सिटी बोलते हैं, एडवांस सिटी बोलते हैं, क्योंकि वहां पर काम इतना ज्यादा है कि हर कोई व्यक्ति वहां हर किसी टाइप का प्रोफेशनल जो है वो अवेलेबल है, करेक्ट, काम करने के लिए। Nothing makes the fact as clear as the enormous riches, gallery, vessels है, wood, lead with white shell है, lapis lazuli, है ना, एक नीला लार्ज वर्ड मणि या फिर ब्लू स्टोन जिसको भी हम कहते हैं, ceremonial daggers of gold etc buried with some kings and queens at Ur। उर नाम की जगह है, देखा था, उर है, मारी है, उरुक है, तो यही है। इसी जगह पर क्या मिला भैया, बोल रहे कि राजा है, रानी है, उनके साथ दफनाए हुए सोने चांदी मणिया वणिया ये सब मिला है। और जो सिर्फ यहाँ नहीं मिला, भारत की संस्कृति की हम बात करें, सभ्यता की बात करें तो ज्यादातर चीजें देखी थी क्या थी पुराने जमाने में, कि भाई जो भी मर गया है उनके साथ उनका जरूरी सामान या फिर जिसके वो शौकीन थे या फिर जो चीजें उनको काम आएगी वो हम उन्हीं के साथ दफना देंगे या फिर दफना देते थे, जो हमें एविडेंस में मिले हैं। करेक्ट है। अब दूसरा रीजन क्या आता है, देखो हमेशा है ना, हम जब भी हिस्ट्री में बात करते हैं तो पर्सपेक्टिव क्या रहता है, हमें एविडेंस दिए हैं ना, वहां का किंग हुआ, लीडर हुआ, है ना, कोई मुख्यमंत्री हुआ, जो भी XYZ हुआ, पर हायर जो प्रायोरिटी या फिर हायर पोस्ट पर जो पर्सन थे ऐसा चीजें लिखते थे या फिर डोनेट करते थे, है ना। अब बात आती है
जो नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल था उसका क्या हुआ भैया? जरूरी है क्या? जैसे आज के समाज में अगर हम देखें कि बहुत से लोग मरते हैं, सबको पता है, और सबका क्या कर्म का अंतिम संस्कार का जो सिस्टम है, नियम है, वो अलग अलग है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत तरह की भिन्नताएं हम देखने को मिलते हैं, है ना। जो ज्यादा अमीर होगा वो बहुत ज्यादा आलीशान तरीके से, मतलब कुछ हद तक, है ना, करेगा, धन दफनाना जैसा, या फिर अगर कोई चीजें उनके साथ है वो बेच देते हैं। फिर वहीं गरीब है तो वही बात हो गया ना कि फिर नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ा क्या, करेक्ट है। तो वो चीजें भी इस टाइम पर डिफर कर रही थी, अलग अलग कर रही थी। जिस तरह रिचेस्ट के हम इजीली बता पाते, उसने ये पहना, ये पहना, ये पहना, क्यों? क्योंकि हमने नोटिस करी है, नहीं नोटिस करी तो उसने हमें बता दी। गरीब आदमी का क्या, कोई इसको देखता भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही हम चीजें यहाँ पर भी फेस करेंगे। हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था भारत का, तब हमने देखा भाई इतने लॉर्ड आए, वो था, ये लड़ाइयाँ चली, ये संग्राम हुए, पर उनका क्या, जो सामान्य जीवन जी रहे थे उनके बारे में कौन बताएगा? तो फिर हम पढ़ते भाई, जो यात्री आए हुए थे बाहर से, टूरिस्टर आए हुए थे, जिन्होंने भारत को देखा और जिन्होंने इन चीजों पर थोड़ा बहुत फोकस डाला, तब हमें उनसे जो चीजें हैं वो पता लगती है। अदरवाइज हमें पता नहीं लग पा रहा था कि एक्चुअल में चल क्या रहा है ना। जो फोकस लाइट है ना लाइफ की, वो सिर्फ एक ही पर्सन पे चल रही थी, है ना, जो हायर प्रायोरिटीज है, फिर जो रिचेस्ट है, जो इलाइट पर्सन है, उन पर सिर्फ, करेक्ट है कि नहीं? तो बट व्हाट ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल नो फ्रॉम द लीगल टैक्सेस, inheritance matters, etc., that in Mesopotamia the nuclear family was the norm, although a married son and his family often resided with his parents. The father was the head of the family. We know a little about the procedure of marriages. क्या शादी का जो प्रोसेस होता था वो सेम ही है लगभग, जैसे अब होती है वैसे भी पहले ही हुआ करती थी, बस थोड़े से रीति रिवाज बदले होंगे। क्यों? अरे सर बहुत सारा समय है ना, हम कुछ चीजें बहुत सारी पीछे छोड़ के आए, कुछ हम अपने साथ में ले रहे हैं, और कुछ हमने चीजें नई इन्वॉल्व जो है वो कर ली है ना। और अभी आज के टाइम पर तो इंस्टाग्राम पे ऐसी सारी चीजें हैं जो हमने कभी देखी भी नहीं, है ना, कि लोग नए रीति रिवाज बना रहे हैं बस वीडियो को करने के लिए, कुछ भी करे जा रहे हैं। तो वो चीजें नहीं है। प्री वेडिंग शूट जो है, थोड़ी तो किताबों के अंदर नहीं, प्री वेडिंग शूट इज नेसेसरी, जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं था, है ना। वो सिर्फ अपने शौक के लिए करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं। तो उसी तरह हम अगर सोचें पुराने जमाने में क्या होता, तो सी बात है, पूरा परिवार क्या था, फैमिली थी। साफ जाहिर है एकल परिवार रहते थे, तो घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य होता था वो होता था वहां का मुखिया, जो आजकल है सभी जगह है। बट कुछ जगह नहीं है, जैसे कि हम सिटी लाइफ में देखते हैं, वहां पर जो फैमिलीज हैं वो सिंगल सिंगल फैमिलीज रहते हैं, है ना। मम्मी है, पापा है और बच्चे हैं, और उनके माता पिता है वो दूसरी जगह रहते हैं, है ना। बहुत सारे इसके बिहाइंड रीजंस हैं, काम के लिए, एजुकेशन के लिए, या फिर लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है ह्यूमन इंसान को। इसी की वजह से ये सब जो हुआ है समाज में वही है, ये तो पता लग गया। और थोड़ा बहुत हमें प्रोसीजर वो मैरिज का जो है पता है कि पिता जो है वो कन्यादान करता है, और जो लड़के का पिता है वो बारात लेके जाता है, सिंपल सी बात है। या फिर इससे पहले क्या होता होगा, बातचीत, सलाह मशवरा। तो a declaration was made about the willingness to marry, the bride's parent giving their consent to the marriage. Then a gift was given by groom's people to the bride's people. When the wedding took, these gifts were exchanged by both parties, who ate together and made offerings in a temple. When her mother-in-law came to fetch her, the bride was given her share of the inheritance by her father. The father's house, herds, field, etc. One inheritance by the son. करेक्ट, यही होता है कि लड़की को क्या है, लड़के तो पराया धन है, वो तो चली जाएगी, और जिसको ये एक्सचेंज शेयर गिफ्ट बोलते हैं उनको हम सिंपली दहेज देना बोल सकते हैं। या फिर जो सामान्य सी बात है कि भाई अगर आप दो पार्टीज आपस में मिल रही क्या करते हैं, गिफ्ट जो है आपस में एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं। वो डिपेंड करता है उनके नॉर्म्स पर, है ना, कि लड़की वाले हैं, लड़के वाले हैं, कौन जो है वो डिमांड रखता है। बट यहाँ जो प्रोसेसली हम देखते हैं उसमें लड़की वाले डिमांड कर रहे थे, करेक्ट। अभी क्या चल रहा है, अभी करते हैं लड़के वाले डिमांड, है ना, इतना चाहिए उतना चाहिए खास। खैर अब तो इतना नहीं रहा, अब तो सब चीजें वो बंद हो चुकी हैं, है ना, कि बस अब तो ये चल रहा है कि बस एक कपड़े में, मतलब एक जो भी आपकी जैसी लड़की है वो दे दो हमारे, है ना, एक झोली कपड़े के साथ, बाकी बस हम नहीं बहुत है।
चल रहा है काफी जो। तो अब पास्ट में क्या था, पास्ट में ये चीजें चल रही थी, दहेज वाली देख लो, एक्सचेंज वाली देख लो, उससे सीधी सी बातें हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सचेंज गिफ्ट मतलब क्या है, दहेज प्रथा होगा, एक्सचेंज कुछ भी होगा, करते होंगे करते होंगे। बट दूसरा क्या था कि अगर लड़की के पिता की कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन जायदाद है, तो 1% तो अगर वो देना चाहे लड़की लड़के वालों को, वो दूसरा हो गया। और उसके बाद लड़की तो पराया धन होगी भैया, जो जमीन जायदाद है वो किसकी है, वो हो जाएगी उसके बेटे की। यानी लड़की है जो शादी करके चली जा चुकी है, उसके भाई की सारी क्या हो जाएगी, जमीन जायदाद, यानी जो पुत्र होगा उस पूरी जायदाद का वारिस होगा। बस यही होता रहा है, यही आज भी हो रहा है, करेक्ट है। वो डिफरेंट कैसे कि अगर कोई माता पिता नहीं चाहे कि मेरी मेरी संपत्ति अपने पुत्र के नाम करूं, तो उसके लिए बहुत सारे लॉज हैं, वो नहीं नहीं चाहे तो वो नहीं कर सकते, है ना, वो नहीं करेंगे। तो पास्ट की बात करें हम, पास्ट में तो इतना सा सिस्टम था, बस लड़की और लड़के वाले गिफ्ट ने करा और उन्होंने क्या करा, दहेज, ठीक है। और दूसरी बात, और जितनी भी जमीनें ज्यादा होती थी लड़की के पिता की, पर बाद का अधिकार किसका होता था, लड़के का होता था। ओके, तो ये सब चीजें थी। लेट अस लुक एट उर एंड मरी, दो दो जगह थी जो हमने देखी। वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज टू हैव बीन एक्सकेवेटेड, उर वाज अ टाउन हुज ऑर्डिनरी systematically excavated in the 1930s। तो एक्सकेवेशन था वो कब से स्टार्ट हुआ था, मेंशन कर रहा हूं मैं दोबारा, नहीं याद है तो 1814 से स्टार्ट हुआ था, है ना। कौन सी जगह थी सर, एक तो उरुक थी और एक मारी थी, है ना। ये दो जगह थी जहां पर एक्सकेवेशन जो है वो शुरू हुआ था, और काफी ईयर्स तक, काफी शताब्दियों तक जो है वो चला था। क्या चला था भैया, ये चला था एक्सकेवेशन। इसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है एक्सकेवेट करी, बिल्डिंग्स है, मोहरे हैं, मूर्तियां हैं, और जितने भी तरह के सामान थे, गहने वगैरह थे, वो क्या करे थे, एक्सकेवेट कर लिए थे। देन नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट that indicate that cart could have house stacks of grain, and firewood would have arrived on donkey back. Narrow winding street, irregular shape of house plots also indicate an absence of town plan. There were no street drain of the kind find contemporary. Narrow. अब देखो आ गया ना, कि सभ्यताओं तक, शताब्दियों तक वहां पर खुदाई चली, और तो उरुक जगह थी जहां वहां हमने रहते होंगे। बट एक तो फर्क है वो साफ साफ दिखाई देता है। तो कौन सा फर्क, देखो फर्क ये कि जब यहाँ मेसोपोटामिया में खुदाई चल रही थी ना, तो वहां के घर जो थे वो इरेगुलर शेप में थे, इन द सेंस कि कोई भी जो घर था वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं था, विदाउट एनी प्लानिंग उन्होंने जैसा रहा। हमने पास क्या था, क्या वो पहले ये बनाते थे और मंदिर के आसपास जो है अपने घर बना लेते थे। उससे क्या होता था, चीजें तो है वो इरेगुलर टाइप की क्रिएट होती थी, तो जाहिर सी बात है कि नहीं। और उसमें कोई भी मैप है, स्ट्रक्चर है, इंजीनियर का यूज नहीं किया गया था, खास करके जब बात आती है ऑर्डिनरी पीपल की, उस तरफ जो है वो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। देखा भाई उनको क्या मतलब है। और जो रिसर्च थे मे बी उनका जो है वो थोड़ा क्या हो, थोड़ा फॉर्मेशन टाइप में हुआ हो, या फिर थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू मैप या फिर डिजाइन या फिर इंजीनियर का यूज किया गया हो। बट जब ऑर्डिनरी लोगों की, ऑर्डिनरी पीपल बात करते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। जबकि जबकि मोहनजोदारो, भारत की हम सभ्यता की खोज की बात करते हैं, मोहनजोदारो की, वहां हमने देखा अरे क्या प्लानिंग सिस्टम है भाई साहब, वहां का क्या खतरनाक सिस्टम है ना। कंप्लीट इंजीनियरिंग है, ड्रेनिंग सिस्टम भी है, सब कुछ था। और यहाँ उरुक की बात करें तो वहां पर ना तो ड्रेनिंग सिस्टम था, क्या नहीं था भैया, ड्रेनिंग सिस्टम नहीं था, मतलब था ही नहीं, समझ लो कि ना जो स्ट्रीट, ना जो गलियां थी वो एक पल काट के चलने लायक थी, मतलब उबड़ खाबड़ थी। क्या थी, उबड़ खाबड़ थी, इरेगुलर जो शेप्स थी, शेपों में क्या स्ट्रीट्स, गलियां जो है ना। कोशिश करूंगा मैं
नोट्स लिखो सारे, एक पर्टिकुलर लाइन में लिख दो, बट अभी के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लो बस, ठीक है। तो क्या हुआ था, जो वो गलियां थी भाई इरेगुलर थी, इरेगुलर शेप में थी, उबड़ खाबड़ थी, तो एक वो बुलकाट है, बैलगाड़ी या फिर कोई भी व्हील्ड वाला आ सकता। सर क्यों लाना है? अरे अब यहाँ जो लोग रह रहे हैं, यहाँ जो लोग हैं अगर वो रह रहे हैं, तो अगर इतने सारे तंग गलियों से आना है, वो यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से डिलीवरी करनी है उनको बहुत सारी चीजों की जो उनके घर तक जाएगी, तो भैया ये डिस्टेंस तो बहुत दूर है, ले जाना जरूर पड़ेगी। जैसे कि लकड़ियां समझ लो जलाने के लिए, या फिर जो फूड प्रोडक्ट है वो समझ लो, या फिर जो ग्रेन्स है, फूड प्रोडक्ट में सब कुछ चीजें आ जाती हैं। तब ये चीजें हम एक घर में या फिर उनके घर पे ले जाएं, तो यहाँ गलियां ऐसी नहीं है, भैया वाहन है या फिर चौपहिया वाहन है या फिर जो भी है, क्योंकि पहले बैलगाड़ी थी, दोपहिया वाहन तो था नहीं, तो वो इन स्ट्रीट से होके नहीं जा सकते, है ना। तो इसलिए क्या करते थे, वो डंकीज बैग का यूज करते थे, ना, गधे की पीठ। तो आज भी जा रहे हैं गधे की पीठ पे। आधा वो साथी चल, तू मेरे साथ चल, बस ऐसे चलते चलते क्या करते थे, वो घर पहुंच जाते थे। चल रहा था, करेक्ट। तो इन चीजों को हमें क्या रखना है भैया, ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीजें चल रही थी, और would not have, sorry, है ना, ordinary houses fitted in 1930। देखो 1840s में क्या देखा भैया, 1840s में उन्होंने उरुक एंड मारिक को एक्सकेवेट किया था, है ना। इसके अंदर क्या थे, इसके अंदर हमने काफी सारे लगभग 50,000 से ज्यादा हमें क्या मिले थे भैया, एविडेंसेस। क्या थे, स्कल्पचर थे, ऑर्नामेंट्स थे, बिल्डिंग्स थी, और काफी तरह के जो डिफरेंट सीन है सब हमें मिले थे। 1840 से स्टार्ट हुआ, और वो शायद रहा हो इलाइट जो पर्सपेक्टिव है उससे रहा हो, या फिर जो सोशल लाइफ है वो कैसी रही होगी, वो इलाइट यानी जो रिचेस्ट रहे होंगे ये लोग। करिए, फिर हमने देखा कब हो रहा है भैया, 1930 में हो रहा है। कब, 1930s के बाद इन्होंने 1930s के बाद इन्होंने क्या करा, जितने भी ऑर्डिनरी पीपल थे, मतलब जो भी इन्होंने एस्केवेट किया उर के अंदर, वहां पर हमें ऐसी सोशल लाइफ या फिर ऐसा ही समाज मिला, तो कैसा रहा होगा, ऑर्डिनरी, या फिर अगर मैं अपने शब्दों में कहूं, वो रहा होगा मिडिल क्लास, है ना, जो ना तो अमीरों की श्रेणी में आते हैं ना गरीबों की, या फिर वो रहा होगा मिडिल क्लास। एक ही बात है ना। ये जो मिडिल क्लास है ये इन्वेंशन हो गया भाई, हम ना तो गरीब है ना अमीर है ना, जो बीच में, जो गरीबी रेखा के लगभग आसपास ही मंडराते हो, गरीबी रेखा से नीचे पर और ऊपर हो जो रिचेस्ट, बस इतनी सी बात है ना। वो हमने हमारे लिए कुछ डाटा तैयार की, तो ये सब चल रहा था, ये वहां तक हुआ था। Drains and clay pipes were instead found in the inner country yard of the Ur houses, and it is thought that house roofs stopped in mud and rainwater was channeled via the drain pipes into pumps in the inner courtyard. This could have been a way of preventing the upfed streets from becoming excessively slushy after the downpour। सबकी सी बात है, पास एक कोर्टयार्ड, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया, कोई घर है सिंपल, घर का एक कोर्टयार्ड है और यहाँ से जा रही है गली। अब गली हमें पता है कि कैसी गलियां हैं भैया, नैरो स्ट्रीट्स है। कैसी है, नैरो स्ट्रीट्स है, और यहाँ पर सब जगह जो है वो घर बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, क्या घर बने हुए हैं, और इरेगुलर स्पेस में, कोई प्लानिंग की नहीं है। यहां से गलियां निकल गई, गली यहां से निकल गई,
एक गली यहाँ से निकल गई, गली ऐसे करके निकल गई, ऐसे करके निकल गई। तो जब भी बारिश होती थी तो घर का जो कोर्ट यार्ड है, बरसात का पानी जो घर के अंदर या फिर छत पर गिर रहा हो तो वो लगभग बाहर नहीं छोड़ते, बाहर नहीं छोड़ते। या फिर ये चीज ड्रेनेज सिस्टम था कुछ हाउसेस में, ऐसा हमें मिला है। क्या मिला है? ऐसा हमें मिला है पाइप्स वर इंस्टेंट फाउंड इन द इनर कोर्टयार्ड ना, कोर्टयार्ड के अंदर मिला है और हाउसेस के अंदर। इट्स थॉट दैट द हाउस रूफ स्लोप्ड इनवर्ड एंड रेन वाटर वाज चैनल्ड विया द ड्रेन पाइप इनटू सम्स इन द इनर कोर्टयार्ड ना। जो भी घर के अंदर कोर्टयार्ड होता था, जैसे कि घर के अंदर कोई कोर्टयार्ड है, वहां पर वो पानी जो है इकट्ठा हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ तो सड़कों जो हैं वो चलने लायक भी नहीं रहेंगी, पानी भर जाएगा तो बाढ़ वाली कंडीशन हो जाएगी, है ना। तो कुछ घरों में चीजें मिली है ना, ताकि उनके आसपास जो है वो पानी ना भरे। क्यों? कि अगर यहाँ पानी ज्यादा हो गया, पानी कहाँ आएगा? सारे घर के अंदर। तो अभी उनके पास ऑप्शन क्या है भैया? कोर्टयार्ड जो है मेरा, मैं क्या कर दूं? नहीं कर दूं। कहा अगर कम होगा तो यहां से भी यहां चला जाएगा। ड्रेनिंग सिस्टम कुछ ऐसा था, करेक्ट? कितनी कोई बात नहीं, है ना। तो किससे भाई जो एक्सेसफुली आफ्टर डाउनपोर है ना, उससे ज्यादा कादा कीचड़ जो है ना, वो कीचड़ सारी ना हो जाए, उसको बचाने के लिए ऐसा किया गया था। Yet people seem to have swept all their household refuse the street wooden foot. This made streets rise, and over time the threshold of houses had also raised so that no mud would right after the rains. और कुछ बहुत सारे लोग, क्या होता था जैसे मैंने अभी बताया आपको, क्या होता था बहुत सारे जो घर है ना, जैसे ये जमीन है, यहाँ पर ये कोई मकान बना, क्या है भैया? बराबर है, इक्वल है ना, दोनों का दोस्त इक्वल। पानी आया, कहाँ गया? गया पानी। तो यहाँ क्या होगी? मड इकट्ठी हो जाए। तो क्या करते थे, ये भी अपने घर को ऊंचा कर लेते थे, अदरवाइज ऊंचा नहीं करे। जैसे कि बीकानेर की मैं बात करूं, बीकानेर में ना शहर के अंदर कुछ घर ऐसे हैं जमीनों से भी बने हुए हैं, मतलब घर की सीटें अंदर की तरफ नीचे जाती है। तो क्या होता है, जब भी ज्यादातर बरसात होती आता था, अब तो शायद है नहीं, पर पहले ऐसा बहुत बार हुआ है, आंखों देखी बात। तो ऐसा होता था भाई, जो मिट्टी है वो घर के बाहर इकट्ठी हो गई और पानी सीधा डायरेक्ट घर के अंदर चला गया। तो उस केस में क्या करते थे, वो अपने घर का जो सरफेस है उसको थोड़ा ऊपर उठा लेते थे, ताकि पानी घर के अंदर ना जा पाए। Light came into the rooms not from windows but from doorways opening in courtyard. This would also have give family their privacy. भैया प्राइवेसी का सिस्टम तो सही था इनका। क्या सही था भैया? ये घर है, बता देता हूँ एज ए वेल इंजीनियर, थोड़ा मैं अब तो आपको समझने जरूरत है। ये घर है और इस घर का कोर्टयार्ड है ना। क्या होता था, जो घर का मेन डोर है वो तो होता था यहाँ, या फिर घर का मेन डोर होता था इस तरफ। ये क्या है? ये कोर्टयार्ड है और यहाँ पर घर के अंदर जाने का रास्ता। क्या होता था, जो लाइट है, रोशनी है, विंडो तो होती नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये गली जा रही है भैया, क्या जा रही है? ये जा रही है, रोड जा रही है। अब रोड से कोई घर में ताक कर ले तो प्राइवेसी के लिए दरवाजा इस तरफ रखा गया था और रोशनी जो है वो यहाँ से आ जा सकती थी। क्या होता भाई, घर में कोई आग जाग भी नहीं होता, प्राइवेसी बनी रहती। माथ जो है वो किया गया था यहाँ बस प्राइवेसी के लिए। यही हमने देखा हड़प्पा सभ्यता में, शानदार स्ट्रक्चर था, मैप था पूरा हमारे पास उनका, करेक्ट। तो देयर वर superstitions about houses recorded in Oman tablet at Ur. A raised brought wealth and front door that did not open toward another house was lucky. But if the main wooden door of a house opened outward instead of inward, the wife would be a torment to her husband. देखो, अब ऐसी नीति है ना, तो ये चीजें हैं, जो थिंग्स, तो ये सुपरस्टिशंस हैं,
ये सिर्फ मेसोपोटामिया के समय हर जगह है, इवन भारत में भी बहुत सारी चीज। वास्तुशास्त्र का नाम बस ये वही है। क्या है? ये वही है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से कि अगर आपके घर का दरवाजा बाहर खुलता है या फिर किसी घर के सामने की तरफ खुलता है, तो मतलब आपकी जो वाइफ है क्या होगी? टॉर्मेंट होगी हस्बैंड पर। करेक्ट। और इन द केस कुछ चीजें इसको स्किप करती थी, इसीलिए इनका जो प्लानिंग सिस्टम ऐसा होता था। राइटिंग बहुत, राइटिंग क्या, ड्राइंग काम चला जाता बस। तो ओके, तो और अगर घर के सामने नहीं खुलता, आपका घर का दरवाजा किसी दूसरे घर के सामने नहीं खुलता, तो बहुत लकी माना जाता था। सारी की सारी कौन सी चीजें? वास्तु शास्त्र की चीजें हैं, जिसके हिसाब से आज तक प्रेजेंट टाइम में भी और शायद भविष्य में भी ये चीजें होती हैं। अगर वास्तु के सही है, इट मीन्स घर में क्या है? शांति रहेगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा ना, तो आपस में तंग चीजें हैं वो सब नहीं होंगी, आपका परिवार खुशहाली से रहे। और द सेंस कि अगर ऐसी चीजें नहीं हो, अगर हम ये चीज को नहीं मानते, बट बहुत सारी जगह ऐसी हुई है जहां मैंने खुद ने इन चीजों को फील किया है कि अगर हाँ कहा जाता है कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो मे बी 0.1% उसका अपने पर इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो इनका तो हैंस प्रूफ था भैया कि अगर ऐसा है तो होगा ही, शायद हुआ ही हो, शायद जो वास्तु देखते एस्ट्रोलॉजर थे वो सब यही कहते होंगे। उसी हिसाब से चीज कौन सी हाँ, इनको अंधविश्वास नहीं कहा जा सकता पूरी तरह। ये अंधविश्वास, ये ये अंधविश्वास देखो कब होता है। अंधविश्वास किसको कहते हैं? कि जब हम कर रहे हैं बट उस काम से किसी को हार्म हो रहा है, किसी पर्सन को हार्म हो रहा है, और हम पागलों की तरह उसको क्या कर रहे हैं? रिपीट करे जा रहे हैं। वो होता है अंधविश्वास, है ना? कि हम क्या करें? अंधों की तरह उस पर्सन पर क्या करें? बिलीव कर रहे हैं, इवन वो हमसे गलत काम ही क्यों ना चाहे करवा रहा हो। वो होता है अंधविश्वास। और सुपरस्टिशंस इन द सेंस कि कैसे है कि जो चीजें अच्छी हैं, इन द सेंस सामने वाले के लिए भी अच्छी हैं, हमारे लिए भी अच्छी, देन इट्स ओके टू फॉलो, है ना? कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीजें हैं, इन चीजों को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेजेंट में बहुत सारी चीजें जो है आपको क्या करनी पड़ेगी? सिर्फ फेस करनी पड़ेगी। So it's good to if you know better. There was a town cemetery at Ur in which the graves of royalty and commoners have been found, but a few individuals were found buried under the course of. बिल्कुल ऐसा है। क्या है बताएंगे आपको। देखो क्या होता है कि बहुत जो रिचेस्ट पर्सन है तो लिए तो इजी है भैया, जमीन चाहिए हमें दफनाने के लिए, दफना दो। मेसोपोटामिया है, कौन सा? इराक का शहर है, जहां पर प्रथा कौन सी थी? दफनाने की। हड़प्पा में भी हमने क्या देखा था? दफनाने का नियम था ना, जो पुराने मानते थे। कुछ जगह जलाने जलाने का भी नियम था। वो सबका अलग अलग होता है, उसके लिए कोई वो चीज नहीं है। बट हमने देखा कि जो अमीर थे वो तो जमीन खरीद लेते थे, और जो गरीब थे वो पैसा थोड़ी करेंगे भैया। वही बात होगी, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ा क्या, क्या उसके लिए जो जमीन उनको मिलती है, यानी जिस घर में वो रह रहे हैं उसी के क्या करते थे? वो दफना देते थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन जगह ही ऐसा था, बहुत सारे हिंदू समाज में यानी भारतवर्ष में भी ऐसा कई जगह होता है। कुछ धर्म ऐसे भी हैं, ऐसा माना जाता है कि हमें किसी और की जमीन पर जो हमारे पुरखे हैं वो क्या रहने भाई? हमारे ही साथ में रहने चाहिए। तो इस कारण से भी वो क्या करते थे? वो अपने ही घर के अंदर उनको दफना देते थे, ताकि भाई उनका जो साया है, इन द सेंस की जो पॉजिटिव वाइब है, या फिर वो हमारे क्या पुरखे रहे, पुरखे रहे इन द सेंस की हम क्या करेंगे? रक्षा करेंगे बैड थिंग्स। तो उसी चीज के चलते वो क्या करते थे? उनको दफना देते थे के अंदर, है ना? तो a residential area at Ur 2000 BCE, can you locate beside the winding street 2 or 3 blind alley? देखो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी गलियां हैं जो एक तरफ काटती है, नहीं काटती है, या फिर चलती पर बंद हो जाती है, या फिर ऐसी गली जो एक ऐसी जगह पर स्थित है, वो घर जो यहाँ भी निकलती है, यहाँ भी निकलती है ना, कॉर्नर प्लॉट है, वही वाली बात है यहाँ। और ऐसा है कि उस गली के अंदर आखिरी मकान है ना, वही उस गली की क्या स्टॉपेज बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे मैप के अंदर हमने देखने को मिला है, और प्रेजेंट टाइम में जो मोहल्ले हम देखते हैं ऐसा ही सिस्टम होता है। करेक्ट। अ ट्रेडिंग टाउन इन पेस्टोरल जोन, पेस्टोरल जोन में पहुंच चुके हैं भैया। और उसका क्या है? ट्रेडिंग टाउन। ट्रेडिंग इन द सेंस की शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा मैं इधर। ट्रेडिंग
नॉर्मल सामान्य जो हम बिजनेस कहते हैं, व्यापार, उसकी बात हो रही है। ट्रेडिंग को लोग उसी नाम से जानते हैं, बट चीजें टाइम के साथ अकॉर्डिंग टाइम उनका जो है वो बदल जाता है। हमने देखा है क्लास 9 से हम ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं कि शब्दों का जो मतलब है समय के साथ लगातार बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। बस जरूरत है हमें उस डिक्शनरी की, इस वर्ड में, इस समय में जो शब्द जो है वो लिखा गया है, फिर उसका क्या मतलब समझा जाता था। बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली सल्तनत का, अगर नहीं देखा तो वो जरूर देखना। तो आफ्टर 2000 BC द रॉयल कैपिटल मारी फ्लोरिस्ट। ब्रुक एंड मारी का एक रॉयल कैपिटल था, रुका नहीं था, दो जगह थी, 1840 से स्टार्ट हुआ था। बार बार रिपीट करता हूं, कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा याद करने की जरूरत ही ना पड़े, मैं इतनी बार रिपीट करूं बस मजा आ जाए मुझे पढ़ाते हुए और मजा आ जाए आपको। सिर्फ अगर आप टिक के नहीं तो कान में ईयरफोन डालो, ठीक करो, शांति से मेरी बातें जो है वो सुनते रहो। करेक्ट। तो हरी में एक रॉयल कैपिटल है, वो क्या हुआ 2000 बाद से फिश होना, सब अच्छा होना, बेहतर होना, अपग्रेड होना शुरू हो गया था। यू विल हैव नोटिस, मैप के अंदर देखेंगे दैट मारी स्टैंड नॉट ऑन प्लेन विद इट्स हाईली but much further upstream of on the Euphrates, दो दजला अफराद जो नदियां जा रही थी यूफ्रेट्स रिवर अपस्ट्रीम पर वो स्टैंड करता था। यानी कि ऐसी जगह नहीं थी जहां पर जो मड इकट्ठा होती या फिर जो मोस्ट कल्टिवेटेड लैंड था वहां पर नहीं था, उससे थोड़ा सा अलग था। बट फ्लोरिश होना कब स्टार्ट हुआ? 2000 BC के बाद से वो जगह जो है फ्लोरिश होना शुरू हुई। कौन सी? मारी का एक जो रॉयल कैपिटल बात कर रहा हूँ, साउदर्न में नहीं था, ये थोड़ा अपस्ट्रीम की तरफ था, ऑन द यूफ्रेट्स। मैप थर्ड, ये जो मैप है वो बताएगा आपको विद इट्स कलर्ड कोडिंग शोज दैट एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग वर कैरिड आउट क्लोज टू ईच अदर। some communities some communities in the kingdom of Mari had both farm and pastorals, but most of its for pasturing sheep and चरवाहे थे। ज्यादातर यहाँ की जो कम्युनिटी कौन थी? वो चरवाहे थे। चरवाहे क्या होते हैं भाई? जानवरों को पालना और जो खाली मैदान है उनको चराने ले जाना। और ये जो संस्कृति है भारत में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। राजस्थान की बात करो, जम्मू कश्मीर की बात करो, लद्दाख में तो क्या है, वहां तो डेजर्ट है पूरा। और उसके अलावा जहां भी घास हरियाली हो वहां पर ये जानवर जो है वो चराई के लिए यूज होते थे। और इजीली जो है इनका जो बर्डन था उनके मालिक पर नहीं आता था कि उनको पता नहीं क्या खिलाना पड़े। और प्रेजेंट टाइम में देखें जिनके पास खेत हैं, बड़ी बड़ी जमीनें हैं, तो वहां पर बारिश के बाद घास उग जाती है, तो वो भी इजीली क्या है उन जानवरों को पाल लेते हैं, गाय, भेड़, बकरी। राइट। तो यहाँ क्या बताया गया भाई, यहाँ का जो ज्यादातर समाज था वो क्या था? चरवाहे थे। किसान होने के साथ साथ कुछ किसान थे और ज्यादातर क्या थे? चरवाहे थे। तो देखेंगे हम, देखो ये एग्रीकल्चर लैंड है हमारी का, जहां पे डॉट डॉट देख रहे हैं, आपकी बुक है आपके पास, बहुत बढ़िया, इसमें आपको देखना है एग्रीकल्चर लैंड है, ये पेस्टोरल जोन है ना। और कुछ जो फर्दर लिमिट्स है, प्लेट्यू है, पठार है, उन सबके साथ ये पहाड़े भी इधर, ये मारी का पूरा मैप दिखा रखा है अपने पास। तो बेटर रहेगा आप शांति से बैठ कर चीजों को नोटिस करें, क्योंकि देखो इसमें इंडिकेशन बताने लायक कुछ नहीं, सब कुछ यहाँ इन मेजरमेंट में लिखा गया है विद चीजें। मैप की सबसे आपके काफी है, क्या करना है कि आपको कभी भी आप ज्योग्राफिकल मैप शो करते हो तो हर एक चीज के लिए आइडेंटिटी आपको बनानी जरूरी होती है। बता देता हूं, जैसे हमें क्या करना है, हमारे पास कोई एक एरिया है ना, इसमें हमें क्या दिखानी है, हमें माउंटेन्स, प्लेन्स या फिर प्लेट्यूज। करेक्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रीनरी के लिए हम मोस्टली जो ग्रीन कलर है वो यूज करेंगे। माउंटेन्स के लिए ब्लैक कलर विद सिंबल कौन सा रहेगा? माउंटेन वाला रहेगा। प्लेन्स के लिए हम रखेंगे सीधा सिंपल और डिफरेंट कलर हो जाएगा, ब्राउन मान लो इसके लिए कलर। और जो प्लेट्यूज हैं
इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला सिंबल जो है वो यूज करेंगे, वहां लिखेंगे प्लेट्यू, वो डिफरेंट डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन जो लगता है मिट्टी। तो ये सारे सिंबल क्या होंगे, यहाँ पर हमें बनाने होंगे, देन उसके बाद हम शो करेंगे भाई यहाँ तो पहाड़ है, और यहाँ यहाँ जो है वो प्लेट्यूज है, और ये प्लेन्स है, ये जो है प्लेट्यूज। ये भैया रिवर निकल गई यहाँ से, और यहाँ पर जो पूरा वो है एरिया है ना। बस ऐसे करके हम पूरा जो मैप है यहाँ मेजरमेंट है, एंड नॉर्थ की साइड हमेशा अपर साइड में होगा, आपको ये ज्योग्राफी का छोटा सा पार्ट में हमने क्या देखा, वही देखा भाई यहाँ जो है एक्चुअल मैप के अंदर किया गया है, ताकि मैप रीडर को अभी बस देखें, अगर आपने नोटिस किया होगा कि वो एनिमे, और इस चीज को अगर हमारे दिमाग में हमारे भारत का मैप अच्छी तरह गड़ा हुआ है, तो आपको भविष्य में तो इमेजिंग लगेगी। और हाँ, चीजें पढ़ने में पढ़ाने में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो मैप कंपलसरी है, इवन 10th के बाद से जो मैप है वो आना कंपलसरी हो जाता है, तो इसके लिए बेटर रहेगा कि आप मैप पढ़ना अभी से शुरू कर दे, एटलस लाए और अपने दीवार। Herds need to exchange young animal, cheese, leather and meat in return for grain, metal tools, etc. etc. means. And the manner of a penned flock is also of great use to a farmer, yet at the same time there may be conflict. A shepherd may take his flock water across a sown field, the ruin of the crop. Herdsmen being mobile can raid agriculture village and seize their storage goods for their part settled. Troop may deny pasture, river and canal water along and certain set of paths. अब देखो, जब चरवाए रहेंगे, अलग अलग कम्युनिटीज है, तो क्या होगा भैया, अगर कोई इसके बाड़े में घुस गया, कोई इसके प्लॉट में घुस गया, उसने उसका ग्रेन खा लिया, उसने उसका ग्रेन खा लिया, क्या बढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, मुक्का मार, है ना, मुक्कालात होगी, और मुक्कालात के बाद जो डिसीजन है वो लिया जाता है भाई किस कहाँ तक रिवर जो है एक्सेस किया जाएगा, मेरे बाड़े में नहीं घुसेगा, मैं तेरे बाड़े में नहीं घुसूंगा, ये क्यों किया, मैं इतना कर दूंगा। तो वो सब कॉन्फ्लिक्ट जो पता है भाई, जहां पर लोग रहेंगे वहां पे क्या होंगे, झगड़े होंगे। अब इंसान है ना, भगवान तो है नहीं कि बस चुपचाप सहता रहे, स्वयं ईश्वर जो है, हम देखते हैं कि धरती पर कुछ समय जब भी रहे, वो स्वयं बहुत सारी समस्याओं से दे रहे हैं। तो भैया हम तो तुच्छ मनुष्य हैं, इन द सेंस कि अगर धरती पे हम रह रहे हैं, क्या है, टाइम घिरे रहेंगे, तो हमें उसके लिए क्या होना भाई, यूज टू होना है। प्रॉब्लम्स बहुत जगह है, सब जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सोचे कि हमारी बड़ी है, तो ये हमारी क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, हमारी कोई बड़ी नहीं है, बहुत लोगों की बड़ी है। इसके लिए बेटर एक सॉल्यूशन बताता हूँ, क्या आपको लगे आपकी जिंदगी है, तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाके बैठे जिसके पास कुछ भी नहीं है, और बिलीव मी इतनी शांति मिलेगी जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये चीजें फेस करनी पड़ती, बहुत सारी चीजें हैं, ये जो उबलता खून या फिर जो यंग जनरेशन है वो होता है। सो इट्स नॉट ए बिग डील, बड़ी बात नहीं है, कोई अलग से चीज नहीं है। बट और बेटर है कि अगर आपको टीचर ये ऐसी चीज बता दे, तो आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हो उस लाइफ को लेकर, जिससे आप पे डिप्रेशन थोड़ा कम रहे, और ओवरथिंक जो है वो बहुत ज्यादा कम करें, इसमें बेटर रहेगा। अपना काम करो, पढ़ाई करो, और अपने परिवार का ध्यान रखो, बस। A warrior holding a long spear and a wicker shield, not the dress typical of a Mortis and different from that of the Sumerian warrior shown on page 3018 तो आपने देखा था पिछले। This picture was incised on shell, है ना, एक वॉरियर है जिसके पास एक तरह की शील्ड है ना, कैप्टन अमेरिका वाली तो नहीं है, ले रखा भाई, लिए एज ए वॉरियर अपने आप को शो कर रहा है, और ये किसी दूसरे टैबलेट पर पत्थर पर मिला है, उस समय का नहीं है, वो चीजें नहीं है जो हमें पहले मिली थी टैबलेट पर, है ना। बस इतना सा मुझे बता। और अगर लगे कि मैंने कोई चीज करी है, कोई चीज
रह गई है जाने अनजाने में। तो अगर आपको लगे कि सर वो चीज बताना जरूरी है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा के लिए खुला है ना। अगर अलग से टॉपिक कहोगे, अलग से कहोगे तो आपके लिए वो भी बना। So, Mesopotamian history, nomadic communities of the western desert filtered into the prosperous agriculture haltered. Shepherd would bring their flock into the sown area in the Sumer. Such groups would come in as herds, harvest laborers, or hired soldier occasionally became prosperous and settled down. A few gain the power to establish their own rule. This include the Akkadians, Amorites, Assyrians, and Armenides. You will read more about rulers from pastoral societies in अभी तो सिंपल सी चल रही है. The kings of Mary were Amorites whose dress differed from that on the original inhabitants and who respect not only the gods the temple at Mary or pagan god of the steppe. Mesopotamian society and culture were those open to and cultures, and the vitality of civilization was perhaps due to its mixture. देखो इसको कैसे समझे, तो है कि आपके पास एक रास्ता है, ट्रांसलेट करो और बड़ा सा कचरा लिख के रख लो, है ना. और एक सिंपल सी बात है कि जो चीज आपको समझनी, जाहिर सी बात है. देखो समझने वाली बात क्या है कि हमने देखा, क्या देखा भैया, कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो सुमेर और अक्कड़ दो जगह थी. तो पहली जो लैंग्वेज कौन, उसके बाद अकेडियन आई, उसके बाद असीरियन आई, उसके बाद के बेबीलोन वो उस तरफ चला गया था, और बाद में कौन सी लैंग्वेज आई, अरेबिक लैंग्वेज आई थी, है ना. तो अब जो प्रेजेंट में चल रहा है अरेबिक चल रहा है. तो जब हम देख रहे हैं कि जब लैंग्वेज आ रही है, मिक्स हो रहे हैं, आ रही है, इंटरमिक्स हो रहे हैं, क्या वो लोग नहीं आए होंगे क्या, है ना. लोग आए हैं तभी तो लैंग्वेज आई है. ऐसी जगह जब अलग अलग लोग आ रहे हैं, बस रहे हैं, उन पे कब्जा कर रहे हैं, कुछ जो है उनके साथ मिक्स हो रहे हैं, तो ऐसे करके मिक्सचर जो है वो पूरा चला. एंड देन पूरा चल के वहां पे क्या एक सेट सिविलाइजेशन जो कहते हैं वो सारे सेट हो गए. ने क्या करा, कुछ ने जीरो से शुरुआत करी, कुछ ने सीधे जो जगह थी जहां पर कल्टिवेटेड लैंड था वहां से शुरुआत करी, और कुछ जो है एज ए लेबर, एज ए सोल्जर, एज ए वर्कर वहां आए. तो ऐसे करके थोड़े 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 करके लोग डिफरेंट आए, और फिर वहां पर बसकर एक साथ ही रहने लगे, और वो जो काम है उनका ये होता रहा. ये चल रहा था. ये हमने समझा कैसे, सर जो लैंग्वेज का पार्टीशन हम स्टार्टिंग में देख रहे थे उसके अंदर से ही हमने समझा भाई लैंग्वेज अलग अलग आ रही है, डिफरेंट आ रही है ना, चल रही है. तो उस समय हमें यही सोचना होगा कि हाँ लोग भी साथ में क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं. तो जिस तरह लैंग्वेज फ्लोरिश हो गई है, तो इन द सेंस कि लोग भी क्या हो रहे हैं, फ्लोरिश हो रहे हैं, लैंड फ्लोरिश हो रहा है, जगह बन रही है, कम्युनिटीज बन रही हैं, और साथ साथ में क्या एक सोशल जो है, एक समाज जो है पूरा वो सेट हो रहा है धीरे 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 धीरे, है ना. चेंजेस जो है वो एक रात या फिर एक दिन में पॉसिबल नहीं हुए, बहुत टाइम देना पड़ता है चीजों को सॉर्ट आउट होने के लिए. चीजों को एक जो हम पढ़ते हैं ना कि एक स्टेबल चल रहा था, भैया ऐसा नहीं था कि वो शुरू से स्टेबल था, वो नहीं था शुरू से स्टेबल. बहुत सारे वॉर, दंगे, लोग मरे, जिए, काटे गए, सूली पे चढ़ाए गए, तब जाके कुछ एक्चुअल जो आज हम देखते प्रेजेंट में कि हाँ सब कुछ शांत है. ये बहुत सारा सेक्रीफाइस, ये चीजें हमें समझनी है. और जब हमारे लिखने की बात है, एक बार क्या करना है, लिखने से पहले रिवीजन तो होगा, उस रिवीजन के अंदर लाइन टू लाइन हमें बता रहे हैं आपको, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, वन शॉट रिवीजन होगा, आपके जितने डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे. तो कोई बड़ी बात नहीं है. द पैलेस एट मारी ऑफ किंग रिलिम 1810 टू भैया, द पैलेस एट मारी ऑफ किंग जिम्री, राजा था जिम्री, है ना. हाँ बिल्कुल पढ़ा है. उस राजा का ये थोड़ा सा छोटा सा पैलेस है, क्या है, छोटा सा, बहुत छोटा सा पैलेस है. तो नहीं आपको काट फोटो करने दो दो पेज पे थी ये अलग अलग. देखो यहाँ से क्या है, देख लेते हैं, बना हुआ एकदम सेटल है, बढ़िया तरीके से दिख रहा है मेरे को, तो जमीन ऊपर से है ना. तो देखो यहाँ से एंट्रेंस गेट है, बड़े बड़े द्वार होते रहेंगे, जाए जाए यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, देन यहाँ से आउटर कोर्ट या फिर ऑडियंस हॉल, कुछ नहीं लिख रखा. ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट एंटर यहाँ पे तो होगा नहीं, यहाँ से बंद पड़ा है, तो उसको जाने के लिए कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्या गेट लगे होंगे इधर उधर. ठीक है, यह है इनर कोर्ट,
ये आउटर कोर्ट है, ये इनर कोर्ट है, और ये रॉयल सूट है। यहाँ वर्कशॉप एंड किचन है, यहाँ थ्रोन रूम बना हुआ है। इट मीन्स कि अगर अगर कोई आक्रमणकारी आक्रमण भी कर दे, अटैक भी कर दे, तो उसके लिए बहुत इजी नहीं होगा, है ना, बहुत हार्ड होगा ढूंढना पहले तो कि राजा कहाँ है। तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए चाहिए घर का बेदी, लंका ढाने वाला। घर का बेदी लंका ढाए, रामायण काल से ये जो चीज है बहुत फेमस है कहा जाता है। तो वैसे ही है कि अगर अगर यहीं का कोई आदमी मिला हुआ है बाहर वालों में, वो तो बता देगा भैया राजा यहाँ से, आपको क्या करना है, डायरेक्ट सुरंग बनानी है या फिर कहाँ से शॉर्टकट रहेगा जाने के लिए, राजा को मारने के लिए, चॉइस है ना। बट यहाँ पर जो लोगों में फाउंडेशन थी और ट्रस्ट था वो बहुत ज्यादा था। क्या था, ट्रस्ट था जो बहुत ज्यादा था। जो लोग ट्रस्ट करते थे जान से भी ज्यादा ट्रस्ट लोगों पर करते थे, भरोसे वाले लोग आसपास रखते। अब राजा है, बेवकूफ तो होगा नहीं, है ना, वो उन्हीं लोगों को पास रखेगा जिसपे उसका 100% क्या हो, ट्रस्ट हो। और थोड़ा भी अगर इधर उधर से उग चुका तो क्या करता है, उनको लोगों को फायदा या फिर जो भी सजा, है ना। ये तो मैंने बस देख के बताया। द ग्रेट पैलेस ऑफ मारी वॉज द रेजिडेंस ऑफ द रॉयल फैमिली। किसके लिए था, रॉयल फैमिली। अब जब हमने देखा कि कौन सी थी फैमिली, तब दादा पोता पड़पोता, उसकी बहुएं, उनके बच्चे, पूरा खानदान जो है क्या करता होगा, इस पैलेस में रहता होगा। तो उनके लिए तो छोट नॉर्मल है ना, हमारे लिए बहुत बड़ा है। उनका परिवार क्या रहता था, एक साथ रहता था। द हब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लेस ऑफ प्रोडक्शन actually of precious metal ornament, it was so famous in this time that a minor king came from North Syria just to see, carrying with him a letter of introduction from a royal friend of the king of Mari Zimri। क्या हुआ भैया, उस समय जाते यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन था, प्रीवियस मेटल ऑर्नामेंट, इट वाज सो फेमस इन, पता लग गया। तो दैट ए माइनर किंग, दूसरा राजा जो है, केम फ्रॉम नॉर्थ सीरिया। कहां से आया था, नॉर्थ सीरिया, जस्ट टू सी इट, सिर्फ इसको देखने के लिए, कैरिंग विद हिम अ लेटर फॉर इंट्रोडक्शन फ्रॉम अ रॉयल फ्रेंड ऑफ द किंग। उसका इंट्रोडक्शन ये कोर्टयार्ड था, ये स्क्राइब ऑफिशियल बेनिफिशियल, ये बाइंड फॉर स्टोरिंग लेबल्स करने के लिए, ये किचन था, और ये लेवेट्रियन बात है। किचन भी शानदार बना हुआ है और ऑफिस भी अच्छा है, कोर्टयार्ड भी बहुत अच्छा, पेड़ वेड़ सब लगा रखे हैं एकदम शानदार। ये तो वीडियो गेम में देखा भैया मैंने। कौन सा गेम था, कॉन्ट्रा गेम था, उसके अंदर। So Delhi list reveals the huge quantities of food were presented each day for the king's table. Delhi list reveals the huge quantities of food were presented each day, हर दिन राजा के पास flour, bread, meat, fish, fruit, beer, wine. Oh, wine! He probably ate in the company of many others in or around courtyard 106. Paved white. You will notice from the plane that the place had only one entrance. On the north, the large open courtyards such as 131 were beautifully paved. The king have received foreign dignitaries and his own people in 132, a room with wall paintings that would have awed visitors. This was sprawling structure with 260 rooms and covered an area 2.5, यानी तो देख रहे हो कि 2.4 हेक्टर का ये एरिया है, जिसमें भैया ये पूरा इसका जो बना हुआ है महल आलिशान बना हुआ है, राजा के टेबल पर बढ़िया सी एक सोमरस वाइन जिसको हम कहते हैं, वाइन के साथ साथ दूसरी, हाँ सर हमें तो यही याद रहेगा, बाकी सारी बहुत सारी चीजें भैया, फिश था, है ना, अलग अलग प्रकार के सोमरस थे, फिर वो The king of Mari, however, had to be vigilant. Herds of various tribes were allowed to move in the kingdom, but they were watched
the camps of herders, and mentioned frequently in letter between the kings and officials. In one letter, an officer write to the king that he has been sent fire signals at night, sent by one camp to another camp, and he suspect that a raid on an attack is. देखो भैया, अब क्या हुआ, राजा है ना, तो इतना बड़ा महल लेके बैठा है भैया, सबके नजर तो होंगे, मैंने कहा आक्रमण करे आएंगे। अब वो आक्रमणकारी किस भेष में आए वो तो कौन जाने। तो इस राजा के पास एक होती थी डिटेक्टिव एजेंसी, होनहार जेम्स बॉन्ड जैसे खुफिया जासूस थे, जो राजा को ही डायरेक्ट राजा को ही रिपोर्ट करते थे, बीच में कोई भी दलाल या फिर किसी प्रकार का कोई भी एक्सचेंज नहीं, है ना। और वो बताते थे हर रात को कहाँ कहाँ कैंप लगा है, क्या प्लानिंग उनकी चल रही है, क्या वो सिर्फ चरवाए हैं, क्या वो सिर्फ किसान है, या फिर वो लेबर है, या फिर कोई और प्रोफेशनल्स, या फिर आक्रमण करने के उद्देश्य से आए हैं। ये राजा पूरा एकदम है ना खबर अप टू डेट रहता था अपने पास में, बस यूं घुमाया कान के साथ सारी खबरें राजा के पास। कौन देता था? वो एक जासूस या फिर उसका पूरा संगठन, जो राजा के लिए एक पूरा ऐसा आर्म्ड फोर्स थी कि बस अगर राजा पे संकट आ गया तो पूरे उसको पकड़ लेना, है ना, राजा के पहले खुद कट जाओ, पर राजा को नहीं हानि भी नहीं होने देनी। वैसे लोग थे राजा की सेवा में, वो ध्यान रखता था पूरा एकदम फर्स्ट क्लास किया, बस राजा जी उससे फिकर नॉट, वी आर विद यू ऑलवेज। Located on the Euphrates in a prime position for trade in wood, copper, tin, oil, wine, and various of the other goods that were carried in boats along the Euphrates between south and mineral rich uplands of Turkey, Syria, and Lebanon. Mari is good example of an urban center prospect. अब देखो, ये तो हमने देख लिया था, क्या देखा था हमने भैया, टर्की और सीरिया के आउटर प्लेसेस से, है ना, उसके उस तरफ के प्लेसेस के आउटर प्लेसेस से क्या होता था भैया, ट्रेड होता था। क्या होता था? ट्रेड होता था। तो पहले वो जो पढ़ा था हमने वो इंट्रोडक्शन था, अब जा रहे हैं डीप में कि भैया इनके साथ साथ कौन कौन सी जगह जो थी वो शामिल थी, वो लिख लेना भैया, है ना। जो यहाँ से ट्रेड होता था वो जगह जगह कौन सी जगह, तो टर्की थी, सीरिया थी, लेबनान थी, मारी, अच्छा एग्जांपल था ऑफ एन अर्बन सेंटर प्रोस्पेरिंग ऑन ट्रेड। ट्रेड के हिसाब से उरुक और मारी, है ना, इस जगहों से हमें क्या मिले थे भैया, वो मिले थे एविडेंस। और यही तो हमने देखा है जहां पर अच्छा खासा जो है व्यापार जो है वो इनका स्टेबलाइज था। पोर्ट्स कैरिंग ग्राइंडिंग स्टोन्स, वुड एंड वाइन, सोमरस एंड ऑयल जार would stop at Mari on their way to the southern cities. Officers at this town would go abroad, inspect the cargo. A single river boat would hold 300 somerous jar and levy a charge of about 1/10 the value of the goods before allowing the boat to continue downstream. Barley came in. देखो क्या हो रहा है कि जब भी चीजें हैं, जो बोट थी, है ना, किसके रास्ते जा रहे हैं, नदी के रास्ते। जब भी ग्राइंडिंग स्टोन्स होते थे, लकड़ी होती थी, सोमरस होता था, तेल होता था, वुड स्टॉप एट मारी। कहाँ होते थे? मारी जो जगह है वहां पर रुकते थे। ऑन द वे टू द साउदर्न सिटीज, तो साउदर्न यानी निचले शहर जिसको, वो उसमें मारी पे रुकते थे। यहाँ पर जो इंस्पेक्टर होता था वो क्या करता था, कार्गो इंस्पेक्ट करता था। और एक सिंगल रिवर जो बोट है वो लगभग 300 सोमरस के जो जार हैं वो उसमें ले जा सकती थी। और जितने भी ग्रेन्स थे उनके लिए अलग शिप होता था। अब देखो बाहर रस में क्या होता था, बोटल्स में पैक होगा, अगर पानी गिर जाए तो कोई फर्क नहीं, मतलब नॉर्मल एवरेज बोट में या फिर जो। और दूसरी रहती हैं ग्रेन्स वाली बोट, जिसमें पानी से बचाव के पूरे इंतजाम किए जाते हो। के लिए पानी गिरा अनाज पे तो अनाज कहाँ का फिर सोए, तो खराब हो जाता है फिर, है कि नहीं। तो बस वही कह रहा है कि ना 1/10 ऑफ वैल्यू का जो वो है एज ए टैक्स क्या करते थे, भरवा लेते थे भैया। एक जितना भी आपकी वैल्यू हो उसका 1/10% क्या करना पड़ेगा आपको, 10 तो उसकी वैल्यू है पूरी पड़ेगी आपको एज ए टैक्स, तभी हम आगे जाने देंगे। अदरवाइज ये पूरा का पूरा माल हमें रखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भैया, 300 सोमरस की बोतलें, है ना, पूरा जग जो है वो झूम जाएगा, मदहोश हो जाएगा, वो देते थे ऐसे टैक्स। क्यों भाई,
हाँ, और कोविड टाइम में इन्हीं सोमरस ने ना भारत की कुछ अर्थव्यवस्था को डगमगाने से बचाया था, शायद ऐसा कुछ। मोस्ट इंपोर्टेंट टैबलेट्स रेफर टू कॉपर फ्रॉम अलाइशिया, अल्शिया, है ना, कहां से? अल्शिया से। आइलैंड ऑफ सिप्र known for its copper and tin was also an item of trade, as bronze was the main industrial material for trade was of great importance. हर एक अब बना हुआ है पर्टिकुलर थिंग्स। तो इससे दो चीजें सामने आती है। पहला कि हर किसी के पास अपनी एक अलग से विशेषता थी, है ना, और अगर हम इसको एक सिंपल सी लाइफ में उठाएं, हर किसी मनुष्य में, किताब में या फिर सब्जेक्ट में अपनी अलग खास बात होती है, सबसे अलग होता है, और बस हमें वही खास बात है और किसी सिंगल पर्पस पर काम करना है। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, सब करने के चक्कर में सारा गुड़ गोबर हो जाता है। तब भी हमने हिस्ट्री में पढ़ा है ना, एक बात, हिस्ट्री जो है हमें उससे सीखने सलाह देता है कि मेरे साथ जो हुआ, तो इतिहास में हुआ, तुम सीखो, है ना, सीखो और जिंदगी में कुछ ऐसा बनो कि वो चीजें तुम्हारे क्या है, कदम चूमे जिससे तुम चाहते हो। करेक्ट। तो क्या हुआ भैया, सिंगल जो जगह है, जैसे कि एक अल्शिया नाम की जगह है, वहां पर टैबलेट जो है मिला उसका, जहां क्या रेफर करता है अभी, कॉपर। कहां से आता था? अल्शिया से आता था, द आइलैंड ऑफ सिप्रस। सिप्रस का आइलैंड था। नो फॉर इट्स कॉपर इन टिन वाज आल्सो टिन, कॉपर, लेड, शीशा जो वगैरह ऐसे जेड है होती थी। इवन ब्रोंज था, वो भी क्या था, बहुत, ये तो मेन था यार, हमने देखा तो पहले भी यूज हुए। Thus, although the kingdom of Mari was not militarily strong, it was exceptionally prosperous. इतना होने के बावजूद मिलिट्री या फिर तादाद यहाँ पर ज्यादा नहीं थी, बस इम्पोर्टेंट था। तो शायद ही ऐसा हुआ हो कि यहाँ पर आक्रमणकारी या फिर ना हुए, या फिर हुए वो अलग बात है। बट यहाँ का जो सिस्टम था, ऑफिसर्स थे या फिर जो लीगली देखते थे, उनको शायद इनकी जरूरत पड़ी ही नहीं, या फिर जो दूसरे पर्सन थे जो यहाँ से आवाजाही कर रहे थे, अपने माल ले जा रहे थे, उन्होंने कभी ऐसा फालतू में दंगे वाली कोशिश नहीं की हो, है ना। उनको लगता था ठीक है 1% दे ही देते हैं ना, ज्यादा मांगते नहीं थे या फिर ज्यादा उनको लगता नहीं था। वो डिपेंड करता है कि सामान किस तरह का है, कितना मुनाफा उसको हो रहा है, जिस जो उसको बेचेगा, है ना, उसके आधार पर टैक्स देना सफिशिएंट है या फिर नहीं है। तो ऐसे करके हाई मिलिट्री यहाँ पर तो नहीं थी, है ना। ऑफ मारी वाज नॉट मिलिट्री स्ट्रांग नहीं था ये, इट वाज एक्सेप्शनली प्रॉस्पेरस। बस ये अच्छा था, अच्छा इन द सेंस कि हाँ इंपोर्टेंट था। एक्सकेवेटिंग मेसोपोटामियन टाउन्स। अब क्या हो रहा है भाई, मेसोपोटामिया का टाउन है, एक सिंगल शॉर्ट नोट है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, उसमें ध्यान रखने वाली कुछ बात है क्या? कुछ नहीं है। देखो, जो एक्सकेवेशन कर रहे थे ना, उसकी टीम के पास बहुत सारा अंधाधुंध पैसा था, तो उन्होंने खुदाई करवा ली, एक्सेप्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर कुछ पैसों का, फिर कुछ फिजिकल जो लैंड है, जगह है, बाढ़ का जो डर है, खौफ है, उसकी वजह से खुदाई रोकनी पड़ी। और यही हम बात करें मेसोपोटामिया, लोग यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट जो है या फिर जो एस्केवेट करवाना चाहते हैं, तो उसमें क्या हुआ, टुडे मेसोपोटामिया एक्सकेवेटर्स हैव मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी एंड केयर इन रिकॉर्ड। भैया बहुत हाई एक्यूरेसी है एक्सकेवेशन की, so that few dig huge area the way was exotic. Moreover, few archaeologists have the fund to employ large team of excavation. भैया मैंने कहा ना, अंधाधुंध पैसा है उनके पास, पूरी की पूरी टीम भाई साहब हायर कर रहे हैं, खोदो निकालो जितने भी है। Thus the mode of obtaining data has changed. और जब इस तरह की खुदाई, अंधाधुंध पैसा लगाए जा रहे हैं खोदने के लिए, खोदो खोदो खोदो, तो जब डाटा बाहर आएगा वो भी क्या मत चौंकाने वाला। अरे भैया तुम्हारे एम्प्लॉय खुश हैं, अंधाधुंध पैसा वो ले रहे हैं, खोदना ही तो है, एक के ब्रश बैठ दो खोदने, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। वो डाटा बहुत चेंज्ड हुआ मिला, इन द सेंस कि रिच लाइफ मिल रही। टेक द स्मॉल टाउन एट अबू, हम बात करें जहां पर खुदाई हुई, जोड़ दिया पूरे को, अबाउट 10 हेक्टर इन द एरिया, 10 हेक्टर। जो हमने महल देखा था, इतना आलीशान महल देखा था,
2.4 हेक्टेयर का था, यानी टू 4.5 अगर हम एज सो नॉर्मली मान के चले, 4.5 गुना बड़ा उस महल से उतना एरिया जो है आबू सलबे। क्या हो रहा है? टीम हायर हो चुकी है, पैसे सबको दिए जा चुके हैं, सब ब्रश फावड़ा कुदाली करनी जो भी उनके पास औजार है वो लेके चल दिए हैं, और अब मजदूर यूनियन लगेगी काम पर। इन 2500 BCE, लेस देन 10,000 से ज्यादा ज्यादा नहीं है। The outlines of walls were at first traced by scraping surface. कुतर के निकाल रहे दिया गया ना। This involves scraping off the top few millimeter of the mound with the sharp and wide-ended of shovel. कुदाली फावड़े तलवारें जितने भी औजार थे वो लेके चले गए और खुरच खुरच के क्या कर रहे हैं, उस शहर को निकाले जा रहे हैं। माइक चालू है ना? While the soil underneath was still slightly moist, the archaeologists could make out different colors, textures and line of brick wall pits or other features. भैया खुदाई कर रहे हैं, अलग अलग रंगों की दीवारें हो कर रहे हैं, निकाली जा रही है, ईंटें निकाली जा रही है, पत्थर निकाले जा रहे हैं, सब कुछ तो तहस नहस था उसको वापस रिबिल्ड करने की कोशिश की। A few houses that were excavated. The archaeologists also received tons of earth to recover plant and things, and many species of plant and animals found large quantities of charred fish bones that had been swept out on plant seed, and fiber remained. Dung cakes had been burned, and those kitchens were identified. देखो कितने ही टन मिट्टी है ना, कितना ही टन जो सरफेस है वो खोदा गया, और खोद के चीर फाड़ के निकाले गए नीचे से अवशेष, जिनमें मछली की, सुअर की हड्डियां, गोबर के उपले और किचन का जो सामान था या फिर जो किचन है वो सामने आए, एस्केवेट हुए हैं, है ना। इतनी बड़ी टीम लगाए तो फिर पाताल को भी खोज निकाले पूरा का पूरा, ये तो सिर्फ कुछ जगह है ना। निकाल लिया, सब चीजें मिली, और वहां दांत मिले छोटे बच्चों, पता लगा भाई हाँ शुगर थे, जंगली शुगर थे कुछ, और घर के अंदर शुगर जो है वो दफनाई मिली, और फाइबर मिले, प्लांट फाइबर मिले, तो पता चल गया भाई यहाँ किचन रहा होगा, यहाँ काटने फाटने के लिए रहा होगा, यहाँ खाने के लिए रहा होगा, ये नहाने वहाने का कुछ रहा होगा। शीट्स के अंदर हमें जो काल में दबा दिए गए होंगे या फिर वो दब गए होंगे। Living room were those with fewer traces because they found the teeth of very young pig on the street. Archaeologists could conclude that pig must have roamed freely here and in. छोटा जो पिग जो होता चलता है ना, दांत किसके हैं, दांत किसी खूंखार जानवर के हैं, छोटे से क्यूट पपी से फेस से दिखने वाले उस वर के हैं, जो है ना इंस्टाग्राम में गुलाबी गुलाबी बहुत क्यूट सा दिखता है, और यहाँ अगर कुछ जगह देखे तो कीचड़ में लिपटा हुआ दिखता है ना, उसी पिग के दांत मिले हैं। मतलब ये आर्कियोलॉजिस्ट ने ना बहुत ज्यादा थ्योरी लगा कि हाँ शायद जो खूबसूरत जो है वो खुले घूमते होंगे, और ऑन द स्ट्रीट गलियों के अंदर। So, in fact, one house burial contained some pig bones. The dead person must have been given some pork for his nourishment in afterlife. भैया ये देखो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ वाला तो सफर पता नहीं LIC वाला, बट हाँ यहाँ ये जरूर कि मरने के बाद तो क्या मिले, खाना पीना जिंदाबाद रहे इसका, तो इसके लिए वो सुअर वुअर या फिर जो पोक्स वगैरह हैं उनके साथ दफनाए जाते होंगे, ताकि मरने के बाद सामने पसा शांति से कुछ खा तो सके, है ना। जीते जी तो चलो नहीं खा पाया, मरने के बाद शांति से खा सके, इसीलिए क्या करते, दफना देते थे। The archaeologists also made microscopic studies of tomb floor, side which proved with popular like log, palm leaves, straw, etc., and which were माइक्रोस्कोपिक जो रिसर्च है उससे क्या होता है, उससे पता लगता है कि भैया क्या थे, यहाँ कोई लकड़ियां थी, पत्ते वगैरह थे, जिससे पता लगे सर ढकी हुई है, क्योंकि अब पट्टियां तो वहां होने से रही,
और आरसीसी का काम अभी प्रेजेंट में चालू हुआ है, तो वहां तो कुछ इनके पास ऐसी मशीन इन्हें कि भैया रूफ वूफ बनवा ले, ज्यादातर पत्थर रखे जाते होंगे, तो उसी से चेक करते थे कि भैया ओपन स्काई हाउस है या फिर क्लोज रूफ वाला घर वाला मकान है, तो देखना जरूरी है ताकि पता लग सके भैया खुले में सोते थे, ओपन में सोते थे या फिर क्लोज रूफ में सोते होंगे। बात है ताकि कोई पता ना कर सके, लोकेशन पता करने के लिए कि हाँ जो बेडरूम किस तरफ होता होगा, लिविंग रूम जनरल ऑर्डिनरी पर्सन के, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया। और एक बात हमें पता लगी कि भैया ये आफ्टर लाइफ में है, मरने के बाद भी अपना दूसरा जो जीवन है वो जारी रखता है ना, आत्मा में मानते थे भैया। तो सिटीज इन कल्चर, अब देखो हमने देखा, हमने उर्दू देखी, मारे की सिटी देखी, राइटिंग डेवलप होती, अब हम देखेंगे इसका कल्चर कहां पर, मेसोपोटामिया के अंदर, करेक्ट। तो अब देखो यहां पर क्या है, मेसोपोटामियन वैल्यूड सिटी लाइफ इन विच पीपल ऑफ मैनी कम्युनिटीज एंड कल्चर लिव्ड साइड बाय साइड आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रक्शन इन वॉर, कॉल देम इन पोएट्री, यानी तो वगैरह हुए ना, कहा मेसोपोटामियन, तो उनके जो लोग थे वहां जो जीवित थे वो वीर गाथाएं गाते। जैसे अभी क्या होता है, देखते हैं कि दिन में जितने भी वीर योद्धा हैं उनकी गाथाएं लिखी गई, वैसे ही मेसोपोटामिया कल्चर में वहां के जो वीर योद्धा हुए उनकी भी क्या लिखी गई, गाथाएं लिखी गई। कहा जाता है देखो, तो इनमरकर था ना राजा, उसके बाद एक शासन आया गिलगमेश करके एक राजा था। उस राजा बहुत मतलब वीर राजा था ना, उसने क्या करा, आसपास के सारे इलाकों पर कब्जा उब्जा कर लिया, अपना शासन सत्ता बिठा ली और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तभी क्या हुआ, उसका एक परम मित्र, उसके परम मित्र की क्या हो गई, मौत हो गई। उसे लगा झटका इन द सेंस कि उसको डर लगा कि भाई जिस साम्राज्य को मैंने इतनी मुश्किल से बनाया है, इतना ऐसे अपनी पावर से मैंने खड़ा किया है, लोगों की मैं रक्षा कर रहा हूँ, पावरफुल, आई एम द ब्रेवेस्ट मैन ऑन द अर्थ, तो ऐसे करके अगर मैं हूं तो फिर कल को अगर मैं मर मुरा गया, क्या होगा मेरी प्रजा, क्या होगा मेरे बेटों का, जो मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे खानदान है, कौन बचाएगा उन्हें, है ना। तो ऐसे करके उसने क्या करा, चलो हम चलते हैं इमोर्टलिटी की खोज में। भाई साहब जैसे पुराणों में लिखा होता कहानियों के अंदर, एक राजा था, अमर जीवन की खोज के लिए उसने कई समंदर पार किए, धरती का पूरा चक्कर लगाया, ठीक उसी प्रकार इस गिलगमेश ने पूरी धरती का, कहा जाता है कि उसने चक्कर लगाया। किसने, पुराणों में जो 12 टैबलेट मिले हैं उर्क के अंदर, उन टैबलेट में इसकी वीर गाथा जो है वो गाई गई है। तो ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार कहानी है। तो क्या हुआ, गिलगमेश निकला सफर पर, उसने समुद्र पार किए, उसने पहाड़ पार किए, पूरी धरती का अथाह संसार का उसने चक्कर लगाया और थक हार कर, यानी उसे इमोर्टलिटी जो है वो नहीं मिली। अर्थात सिद्ध क्या हुआ कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है इस धरती पर वो एक ना एक दिन तो तरकेगा ही, है ना। तो इसी बात क्या है, जो है उसी में खुश रहो। तो गिलगमेश आया भैया थक हार कर वापस, और ऐसे ही बिल्कुल मेरी तरह से अपनी जो बनाई रोड है ना, रोड नहीं दीवारें, ऐसे चहलकदमी कर रहा था, एकदम टेंशन में, बड़ा ही दुखी था, ऐसे घूम घुमा रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी अचानक से उस नगर की दीवार पर, जो पकी हुई ईंटों से बनी, बड़ी सुंदर चित्रकारी बनी हुई थी। उसने देखा भैया ये दीवारें किसने बनाई हैं, ही नगर के लोगों ने बनाई, और ये वो दीवारें हैं जो इस नगर का इतिहास बनाती है, बताती है और वीर गाथाएं लिखती हैं। अर्थात अगर मैं मर भी गया, बेटे हैं, है, मेरे लोग हैं जो सब कुछ क्या करेंगे, संभाल लेंगे। तब जाके उसको रियलाइज हुआ कि जो मेरे लोग हैं वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो उसकी पकी हुई ईंटों की जो दीवारें बनाई गई थी ना, इतनी मजबूत, आक्रमणकारी, आक्रमण करने से पहले सोच लेगा, है ना। तो ये गाथाएं कहाँ मिली है भैया, उस टैबलेट के अंदर है, पोएट्री के साथ। क्या हम कर देते हैं यहाँ, द लेगेसी ऑफ राइटिंग। अब लेगेसी ऑफ राइटिंग से मतलब क्या है, देखो अगर मैं इसकी मीनिंग में जाऊं एक बात, वो बात तो अलग हो गई, और दूसरा अगर सिंप्लीफाई करूं छोटे से 3-4 शब्दों में, तो इसका मतलब होगा कि हमने 10th में 9th में जो भी मैथमेटिक्स की बुक पढ़ी है और एस्ट्रोनॉमी जितनी पढ़ी है तारे सितारा के बारे में, वो सारी
इन्हीं की खोज है, यानी मेसोपोटामियंस की ही खोज है। जो गणित में हम कुछ चीजें पढ़ते हैं, कुछ वैज्ञानिकों के नाम जो ग्रीक हैं और यहाँ से आए, वो सारे लगभग जो बेसिक है उनका, जिस बेसिक से या फिर जिस स्थानों से वो आए हैं, वो मेसोपोटामिया ही है। अब देखो, while moving narratives can be transmitted orally, science requires written text that generation of scholars can read and build upon। और शायद अगर ये नहीं लिखते, अगर मेसोपोटामियंस नहीं लिखते, तो बहुत सारी चीजें जो हैं तो विश्व में कभी हो ही नहीं पाती, और अगर होती तो इतना समय ले लेती जिसमें शायद आज जो विकास हो चुका है वो शायद आज नहीं हुआ होता, है ना। हम कुछ साल पिछड़े हुए होते, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। तो देखो, बाकी व्यवहारिक ज्ञान को और सांसारिक ज्ञान और अगर मैथोलॉजिकल ज्ञान की बात करें, तो उनको एक दूसरे को बताकर या फिर ओरली बताकर लोगों को ट्रांसमिट किया जा सकता है जनरेशंस के अंदर। बट ज्ञान है, गणित है, ये ऐसा ज्ञान है जिनको लिखना जरूरी है। बिना लिखे इनका कोई भी औचित्य या फिर कोई भी जो सिस्टम है वो सेट नहीं बैठेगा, सिंपल सी बात। So, perhaps the greatest legacy of Mesopotamia to the world is its scholarly tradition of time reckoning and mathematics। Time reckoning, समय का निर्धारण, समय को पढ़ना, समय को जांचना और समय पर काम करना, या जितनी भी चीजें हैं आज समय को जो हम महत्वता देते हैं, वो इन्हीं की वजह से है। इन्होंने ही क्या करा था, ये सब शुरू करा था। समय की बात कर रहा हूं मैं, साथ में गणित। So dating around 1800 BC are tablets with multiplication and division tables, square and square root tables, and tables of compound interest. The square or square root of 2 was given as 1 plus 2 upon 602 plus 10 is upon 60. If you work this, you will find that the answer is 1412196, only slightly different from the correct answer 1.2196 and 356, थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, स्क्वायर रूट बात कर रहे हैं किसकी है, 2 की टेबल्स हैं, इन सब का हमें क्या मिली, कुछ टेबलेट्स जो है वो मिली है, थोड़ा सा डिफरेंट है, गणितीय संगणना में कभी हो जाता है। परंतु लिखने की कला और जो गणित का विकास है वो कहां से हुआ है, मेसोपोटामिया से हुआ। समय की भी बात ये कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हैड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स सच एज द फॉलोइंग, लाइक अ फील्ड ऑफ एरिया सच एंड सच इज कवर्ड 1 फिंगर डीप इन वाटर, है ना। यानी कोई स्कूल का एक फील्ड का एरिया है, वो इतना है, अगर उस एरिया में 1 उंगली जितना जो पानी है वो डूब जाए या फिर उतना पानी भर जाए, तो उस पानी की वॉल्यूम हमें ज्ञात करनी है ना। तो ये व्यवहारिक क्वेश्चन है। तो the divisions of the year into 12 months according to the revolution of the moon around the earth, the division of the month into 4 weeks, the day into 24 hours and the hour into 60 minutes, ये सारी जितनी भी क्वेश्चन है, ये सारी क्या हो रही थी, ये कर रहे थे और उनको सिखाया जा रहा था स्कूल्स के अंदर। विद्यालय का जो उद्भव है वो भी यहीं से हुआ है ना। तो अब बुरा मानने की जरूरत नहीं कि कहां से स्टार्ट हुआ था, पर ये जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। All that we take for granted in our daily lives like has to come to us from the Mesopotamians। जितना भी हमारे पास है जो हम आज के स्वाभाविक जीवन में करते हैं, स्पेशली मैथ्स के टीचर जो है, फिजिक्स के टीचर जो है, एस्ट्रोनॉमी टीचर जो है, वो डेली लाइफ में जितने भी एग्जांपल्स आपको देते हैं वो सारे मेसोपोटामिया की हिस्ट्री में ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं जो नए जनरेट हुए हैं। द सेंस की जो पढ़ाने की तरकीब है, पढ़ाने का तरीका है, सिखाने का तरीका है, कि हमारे आसपास जितने भी प्रूफ्स हैं, थिंग्स हैं, उसको लेकर हम यदि बच्चों को सिखाएं तो वो ज्यादा समझ में आते हैं। और यही एग्जांपल कहां चल रहा था, मेसोपोटामिया में उस समय चल रहा था, 1820, करेक्ट। So these time divisions were adopted by the successor of Alexander। अडॉप्ट किया था अलेक्जेंडर के सक्सेसर ने, एंड फ्रॉम दे ट्रांसमिटेड टू द रोमन वर्ल्ड, देन टू द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम एंड देन टू डाइवल यूरोप, है ना, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 5 आएगा थी उसमें बात करेंगे ये सब कैसे हुआ था,
या जो ये ट्रांसमिशन हो रहा है टाइम को एडॉप्शन का, वो अलेक्जेंडर से, रोमन से कैसे हुआ, वो हम डिस्कस करेंगे 5th चैप्टर में। तो अभी तक ये ना जानना जरूरी कि हाँ, जो समय की गणना या फिर समय की खोज जिसको हम कह सकते हैं, के आधार पर हमने समय को आंकना शुरू किया था, वो सारा यहीं से शुरू हुआ था, है ना। जिसने सबसे पहले कौन था, अलेक्जेंडर का सक्सेसर था, जिसने टाइम डिविजन क्या कह रहा था, कैलकुलेशन शुरू की थी। Whenever a solar and lunar eclipse were observed, their occurrence was noted accordingly to year, month and day. So too there were record about the observed positions of stars, constellations in the night sky. एस्ट्रोलॉजी साइंटिस्ट तो भूगोल वेता थे पहले, हम जो बूढ़े बूढ़े बाबा हम देखते हैं हमारे साइंस थ्योरीज के अंदर, उनकी फोटोज, वो कुछ मिस्र के थे, है ना, सॉरी मेसोपोटामिया यहाँ के थे। और जो भी थ्योरीज वो लिखते हैं इन द सेंस की वो ऑब्जर्व करते हैं, ये हुआ इतने दिनों, ये हुआ का जो भी घूर्णन है, परिभ्रमण है, करेक्ट। और उनकी जो प्लेस है, स्टार्स का प्लेस है, कॉन्स्टेलेशन का प्लेस, डिजाइन है, वो कैसे बनने हैं, कैसे बिखर रहे हैं, उनकी जो लोकेशन है वो क्या क्या है, कितने टाइम में बदलती रहती है, वो सब क्या कर रहे थे, वो रिकॉर्ड अपने नोट कर रहे थे ना, इट मींस कि वो नोट बना रहे थे अपने। सो नन ऑफ दिस मोमेंटस मेसोपोटामियन अचीवमेंट वुड हैव बीन पॉसिबल विदाउट राइटिंग, है ना, बिना राइटिंग के ये पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इनका शुरुआत था वो राइटिंग से ही था, सिर्फ लेखन के विकास से ही मेसोपोटामिया का पूरा इतिहास जो है वो निर्भर करता है। एंड द अर्बन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्कूल्स वर स्टूडेंट रीड एंड कॉपीड अर्ली रिटन टैबलेट्स एंड वर सम बॉयज वर ट्रेन टू बिकम नॉट रिकॉर्ड कीपर्स for administration, but intellectual who could build on the work of their processor. We would be mistaken if we think that the preoccupation with the urban world of Mesopotamia is modern phenomenon. अब यूं है कि अगर जो चीजें यहाँ हो रही है, स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, और इस वजह से हमें ऐसा नहीं सोच सकते, हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि ना कि मतलब ये इतनी पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं तो ये मॉडर्न चीजों को नहीं जानते, ऐसा नहीं है। बट एक फैक्ट है कि जो चीजें जितनी पुरानी हो, पुरानी चीजों का अध्ययन किया जाता है, और जो एविडेंस हमारे पास है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, रोचक तथ्य होते हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरह अगर मैं बोलना चाहूँ, है ना, तो अगर मेसोपोटामिया में सब चल रहा है, वो पुराने टैबलेट से स्टडी कर रहे हैं कि अच्छा उस भूगोलवेता ने क्या लिखा, इट मीन्स कि ये क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअल जो साइंटिस्ट लिख के गया है उसी चीजों को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और कॉपी कर रहे हैं। जबकि दूसरी जो तरफ हम देखते हैं बाद में क्या आ गई, टेक्स्ट बुक आ गई, हर राइटर टेक्स्ट बुक का अलग हो गया, सब राइटर्स अलग अलग अपने हिसाब से लिखते हैं। बट जो यहाँ चीजें हो रही है वो क्या रही है, एकदम पूरी फ्रेश हो रही है कि हाँ वहीं से इन्होंने पढ़ना शुरू किया था। तो ये नहीं कह सकते कि मॉडर्न नहीं था, मॉडर्न था, बट कुछ तो मैं उन्हीं को यूज करता। So let us look finally at two early attempt to locate and preserve the text and tradition of the past, है ना। इनके पास्ट का जो ट्रेडिशन था वो क्या था, अटेम्प्ट टू लोकेट एंड प्रिजर्व द टेक्स्ट, वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट है एन अर्ली लाइब्रेरी। देखो इस लाइब्रेरी से मतलब क्या है, इस लाइब्रेरी से मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है असुरबनीपाल, असुरबनीपाल कह दो, असुरबनीपाल कह दो, है ना। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक लाइब्रेरी का इन्वेंट किया है, फिर उसको बनाया है। तो देखो बात कब की है, बात है 700 से लेकर 610 इसी के बीच की बात, आयरन एज यानी लोह युग का था। द असेरियन ऑफ द नॉर्थ क्रिएटेड एन एम्पायर एट इट्स हाई बिटवीन, इस टाइम का हाई बहुत हाई था, दैट स्ट्रेचड एज फार वेस्ट इजिप्ट। तो वेस्ट इजिप्ट तक फैला हुआ था असेरियन का साम्राज्य, है ना, बहुत फल फूल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था। एंड द स्टेट economy was now a predatory one, extracting labor and tribute in the form of food, animals, metals and craft items from a vast subject population। तो क्या करते थे, उस लोगों से, वेस्ट वाले लोगों से अपने सब्रन जो टैक्स होता है ना वो वसूलते थे, जैसे कि खाना हो गया, जानवर हो गया, धातु हो गया, फिर क्राफ्ट का कोई सामान हो गया, फल फूल रहा था। एंड द ग्रेट असेरियन किंग, उनमें से एक ग्रेट असेरियन किंग had been immigrate, जो कहां से आए थे, जो भी बाहर से आए थे, है ना, जो सारे किंग थे बाहर से आए थे। देन acknowledge the southern region Babylonia as the center of high culture। बेबीलोनिया था उस वक्त क्या था,
तो इन सभ्यताओं का केंद्र माना जाता था, जहां पर आखिरी शासक कौन था? असीरिया, है ना। असीरियन जो शासक आए थे बाहर से, एज द सेंटर ऑफ हाई कल्चर, एज द लास्ट ऑफ देम, और उन्हीं का सबसे आखिरी सम्राट। असीरियंस आए थे बाहर से इमिग्रेंट होकर, तो उन समय जब वो आए थे, जब क्या हुआ था, बेबीलोनिया बढ़िया तरीके से फुल फूल रहा था, काफी फैला हुआ था और सभ्यता का पूरा केंद्र माना जाता था। हमने देखा कि सुमेर था, अक्कद था और उस तरफ बेबीलोनिया भी था ना। तो यही उनकी बात कर रहा हूं मैं। और तब उन्हीं असीरियन किंग्स में से उनका आखिरी राजा, आखिरी पीढ़ी जो थी वो था असुरबैनीपाल। कब से लेकर 668 से लेकर 627 बीसी के, ठीक है। कलेक्टेड अ लाइब्रेरी एट हिज कैपिटल, अपनी राजधानी निन्वे इन द नॉर्थ, जो कि नॉर्थ की तरफ था। ही मेड ग्रेट एफर्ट टू गैदर टैबलेट ऑन हिस्ट्री, एपिक्स, आर्मेन लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, हेम्स एंड पोएम्स। ही सेंट हिज स्क्राइब्स साउथ टू फाइंड ओल्ड टैबलेट। अपने ही लोगों को भेजा, स्क्राइबर्स, लिपि, क्या करने के लिए भैया? और जो चीजें ऐसी राइटिंग्स हैं उनको ढूंढने के लिए। क्या कर रहा है वो बना रहा है बहुत बढ़िया लाइब्रेरी। क्यों? क्योंकि वो इंस्पायर है बेबीलोनिया, तो एक केंद्र की, जो केंद्र है बाकी सारी सभ्यताओं का। तो क्या करना चाहता है वो एक बढ़िया लाइब्रेरी डेवलप करना चाहता है, जिसमें सभी चीजों का ज्ञान उसको मिल सके। Because scribes in the south were trained to read and write in schools where they all had to copy tablet by the dozens. There were towns in Babylonia where huge collections of tablets were created and acquired frame. और वहीं जो उनके स्क्राइबर्स थे, जो लिपिक थे, उनको ट्रेन किया गया था पहले ढूंढने, पढ़ने की और बहुत सारी चीजें कॉपी करने के लिए। तो उनके पास क्या हो गया बेबीलोनिया के, जहां पर बहुत ज्यादा कलेक्शन हो गया था सब चीजों का। एंड ऑल द सुमेरियन ceased to spoke after about 1800 BC. It continued to be taught in schools. 1800 तक ये सब चीजें क्या कर रही थी? स्कूल्स में पढ़ाई जा रही थी। तो वोकेबलरी, टैक्स, साइन लिस्ट, बाइलिंगुअल, यानी जो सुमेरियन अकेडियन दोनों लैंग्वेज में ये सब चीजें तो किसने बनाई थी, किसने ढूंढी थी? ये भैया इसका नाम है असुरबानीपाल। इसके अंदर क्या हुआ? इसने गैदर्स करे किस पर? हिस्ट्री पर करे, एपिक्स पर, रोमन लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी था, पोएम्स है, पोएम्स, इन सब को स्कूल के अंदर पढ़ाया जा रहा है। करेक्ट? किस लैंग्वेज में? सुमेरियन और अकेडियन दोनों। सो इवन इन 650 BC home tablet written as far back as 2000 BC were intelligible, and Assurbanipal's men knew where to look for early tablet for their copies. So copies were made of important texts such as the Epic of Gilgamesh, the copier starting his name and writing the date. Some tablet ended with a reference. और देखो वही चीजें क्या कर रहे हैं, ये लिखवा रहे हैं, ढूंढवा रहे हैं, और जो चीजें नहीं है उनको कॉपी करके, स्क्राइब करके या फिर यूनिफॉर्म करके इकट्ठा करवा रहे हैं ना। पूरा ज्ञान का जो कोष भंडार है वो इकट्ठा किया जा रहा है। और इन्हीं की बदौलत, इन्हीं चीजों की बदौलत हमने क्या हुआ? शब्द ज्ञान का पूरा एहसास हुआ, द सेंस कि हमने पढ़ पाए। और सुमेरियन अकेडियन लैंग्वेज, जो बाद में आप लोगों को लगेगा सिर्फ ये बाद में इम्पॉपुलर हो गई थी, है ना, मतलब उस रीजन में एग्जिस्ट नहीं करती थी, फिर भी क्यों? क्योंकि इनके पास क्या पढ़ा? सुमेरियन और लैंग्वेज की पूरी डिक्शनरी छाप रखी भाई साहब, पूरा का पूरा शब्द को छाप रखा, जिनकी वजह से ये भी उनको पढ़ाते थे। एंड हमें जब चीजें मिली तो हम भी क्या करने लगे? उसको पढ़ने लगे इजीली। क्यों? क्योंकि हमारे पास इन सब का शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी जो थी वो अवेलेबल है ना। कहाँ मिली? इन्हीं की लाइब्रेरी में, जो इन्होंने बना रखे थे। और सबसे अच्छी बात क्या रही कि इन्होंने पत्थरों पर लिखना शुरू किया, यूनिफॉर्म फॉर्म में बनाए, और जो इजीली अवेलेबल खुदाई में हो जाते थे। और इतने लंबे समय से अगर भूकंप वगैरह है तो सारी चीजें नष्ट नहीं हुई, कुछ नष्ट होकर बहुत सारी चीजें बच गई थी, है ना। और इनका लेखा जोखा इतना था कि हमें बहुत चीजें मिली। अब देखो एक चीज है ना, राइटिंग है किसकी? भाई साहब ये है अपने असुरबेनीपाल, है ना। इन्होंने रेफरेंस लिखा है किसी चीज के बारे में, अपने बारे में थोड़ा कुछ बता रहे, तारीफ कर रहे हैं टाइम के साथ। आए Assurbanipal, king of the universe, king of the Syria, on whom the gods bestowed vast intelligence. यानी मैं असुरबानीपाल, सबका सम्राट, इस पूरे संसार का सम्राट, जिसको ईश्वर ने क्या दी? वो बुद्धि दी है। बहुत बढ़िया भाई साहब। Who could acquire their recognize detail of scholarly erudition? I wrote down on tablet the wisdom of the gods, and I checked and collected the tablets.
मैंने ये सारा कुछ इकट्ठा करा किसके कहने पर? ईश्वर की दी हुई बुद्धि की। तो आई प्लेस देम फॉर द फ्यूचर इन द लाइब्रेरी ऑफ द टेम्पल ऑफ माई गॉड। मैं मेरे ईश्वर नाबू के मंदिर में इन सब चीजों को क्या करा रहा हूं? प्रस्थान करवा रहा हूं, रखवा रहा हूं, लाइब्रेरी बनवा रहा हूं, जिससे क्या हो? भविष्य में सभी को पढ़ाया जा सके। बहुत अच्छी सोच है। हमारे जो ज्ञान है वो भविष्य के काम आएगा। At Nineveh, for my life and the well-being of my soul and to sustain the foundations of my royal throne. More important, there was a cattle grease, a basket of tablet would have clear label that read and number of tablet about exorcism written by X. Ashurbanipal's library had a total sum 1000 text amounting to 30,000 tablet and grouped according to subject. क्या हुआ? भाई साहब ने जो पूरा फाउंडेशन था, ये पूरे अपने सम्राट के लिए, अपने साम्राज्य के लिए क्या कर रहे थे? एक ज्ञान का कोश, ज्ञान का भंडार जो है वो इकट्ठा करवाना चाहते थे, मुहैया करवाना चाहते थे। सभी लोग उनके ज्ञान को, उनके जमा किए गए ज्ञान को क्या कर सके? पढ़ सके, आगे फैला सके। क्योंकि इनका मानना क्या था कि जो ज्ञान है वो लिखित रूप में जब संजोया जाए तो हर कोई उससे एक्सेस कर पाएगा फ्यूचर में, भविष्य में। ठीक है। और इन्हीं के इन सारे कार्यक्रमों के अनुसार 1000 तो इनको क्या मिले? टेक्स्ट मिले। और लगभग 30,000 के आसपास टैबलेट मिले, जिन पर लेखा जोखा या फिर अलग अलग सब्जेक्ट, जिसमें हिस्ट्री है, पोएम्स है, हाइम्स है और अलग तरह के जो नॉवेल्स या फिर जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बारे में इंपोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण ज्ञान जो है वो यहाँ मिला है। करेक्ट। बस इतना हमें जानना था। तो एंड एन अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट, और यहाँ के मतलब से अभी के नहीं, पहले के मेसोपोटामिया टाइम के जो पहले अर्ली जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनके बारे में, अ मैन ऑफ द साउदर्न मार्शेस, Nabal-Polasar released Babylonia from Assyrian domination in 625 BC। भाई साहब ये कौन है? ये कोई राजा हैं, कोई आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बेबीलोनिया को असेरियन से छुड़ाया था। कब? आसपास। And his successor increased their territory and organized building project at Babylon। ठीक है। और उन्हीं के आने वाले आगे पुस्तकों ने इनको साम्राज्य को बढ़ाया है। From that the time, even after the Achaemenids of Iran conquered Babylonia in 559। तो Achaemenids भाई साहब है, ईरान को जीत लेते हैं, बेबीलोन को 539 में, and till 331 BC when Alexander conquered Babylon, जब अलेक्जेंडर ने जीता, was the premier city of the world, more than 850 hectare with a triple wall, दीवारों के बीच, a great palace and temples, a ziggurat or step tower and the processional way to the ritual center। Trading house had widespread dealing and its mathematicians and astronomers made some new discoveries। Nabonidus was the last ruler of independent Babylon। ये बात वैसे हमें कुछ चीजें ध्यान रखने क्या हुआ था भैया, इन तो हमें मिला है अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट जो मिला है, हमें नोट क्या ध्यान रखना कि भैया एक साउथर्न मार्शेस का एक राजा था ना, एक व्यक्ति था जिसका नाम है नेबोपोल्सर। उसने बेबीलोनिया को असेरियन से 625 बीसी याद करवाया और उसके सक्सेसर ने आगे उसको एम्पायर को बढ़ाया। और फिर जो एकिमेनिडिस है उन्होंने ईरान को कंकर कर लिया 539 में। देन उसके बाद 31 तक अलेक्जेंडर ने कंकर कर लिया बेबीलोन को। और उस वक्त ये प्राइम सिटी बना था, सभ्यता का विकास, हर सभ्यता का केंद्र, 3 दीवारों के बीच में शहर बसा हुआ। और इस शहर में बहुत सारी फिर नई खोजें हुई, नई डिस्कवरी हुई, नए क्या लिखे गए, नए टैबलेट लिखे गए, नई किताबें लिखी गई। जो विज्ञानी आविष्कार है वो अपनी अलग सीमा पर था। और यहाँ का सबसे लास्ट रूलर था जो इंडिपेंडेंट बेबीलोनिया का था, वो कौन था? नेबंदस ना, जिसने आजाद करवाया। सॉरी वो नहीं था, दूसरा है ना। और यहाँ का जो लास्ट रूलर था वो कौन था? नेबंदस, बेबीलोन का। और he write that the god of Ur came to him and dream and order him to appoint a priest to take charge of the cult in that ancient town in the deep south। He write, कहा भाई
तो नेबुलस से उन्होंने कहा भाई मेरे सपने में ईश्वर आए थे और ऐसा ऐसा कुछ करने को कहा है, और उन्होंने लिखा फिर because for a very long time the office of high priest had been forgotten. Her characteristic feature now ever indicate I bethought myself day after day. Then he says he found the stele of very early king whom we today date about 1150 BC and saw on that stele that carved image of. तो भैया ईश्वर के घर के लिए, ईश्वर के पुजारी के लिए उन्होंने घर की स्थापना जो निर्माण करते हैं, जिसको संस्कृति को सजो के रखे, बोला ईश्वर मेरे सपने में आया, उन्होंने मेरे को ये आदेश दिया और इसी आदेश पर मैं शहर में ये चीजें करवा रहा हूं, है ना, ऑफ द प्रीस्ट. So he observed the clothing and the jewelry that was depicted. This is how he was able to dress his daughter for her consecration as priestess. On another occasion, Nabonidus man brought to him a broken statue inscribed the name of Sargon. एक स्टैचू आया था किंग ऑफ अक्कद का जिसपे सरगन लिखा था. वी नो टुडे दैट द लेटर रूल अराउंड थ्रू 2370 BC. तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने इसी स्टैचू को तो कहाँ मिला था, किंग ऑफ अक्कद का मिला था सरगम नाम से, उन्होंने इसको वापस क्या करा, रिपेयर करवाया. क्यों? क्योंकि संस्कृति सभ्यता इनके आकार पर. और एंड देन मैनी इंटेलेक्चुअल हैड हर्ड ऑफ दिस ग्रेट किंग ऑफ रिमोट टाइम्स. सो Nabonidus felt he had to repair the statue because of my reverence for the gods and respect for my kingship. Right? I summoned skilled craftsmen and replaced the head. और मैंने क्या करा, इस स्टैचू का रिपेयर करवाया, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा कुछ करने को कहा, ईश्वर यही चाहते हैं और ईश्वर की भक्ति में मैं सदा के लिए हाजिर हूं और मैं उस राजा के प्रति भी सम्मान व्यक्त करता हूं. तो क्या करा, उनके आदेश पर मैंने इसका जो धड़ है वो रिप्लेस करवा दिया. और आखिरी में हम देखते हैं कुछ टाइमलाइन. ये टाइमलाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बट कुछ चीजें याद करेना. जैसे कि एग्रीकल्चर इन नॉर्दर्न मेसोपोटामिया प्लेन्स में कब स्टार्ट हुआ था, 7000 से लेकर 6000 BC के. और अर्लीस्ट टेम्पलेट्स इन साउदर्न मेसोपोटामिया कब हुए थे, 5000 BC के बाद. देन 3200 BC में पहली राइटिंग मिली थी. कहाँ मिली थी भैया, मेसोपोटामिया में. फिर 3000 में कहा हुआ, उरुक डेवलप हुआ बड़ी सिटी के अंदर. एन इंक्रीज ऑफ ब्रोंज टूल्स. कब, जब उरुक डेवलपमेंट हुआ बड़ी सिटी के अंदर, तो वहां पर सबसे ज्यादा कौन से टूल मिले, ब्रोंज टूल में मिले. और अगर आप सिंपल सा देखो तो ये क्या है अपने पूरी चैप्टर के हाईलाइट की पॉइंट्स हैं. सो 2700 से 2500 BC अर्ली किंग इंक्लूडिंग पॉसिबली ही लेग द लेजेंडरी रूल गिलगमेश. गिलगमेश के बारे में हमने कहानी पढ़ी है. इसके लिए जा रहे थे भैया, वो इमॉर्टलिटी के लिए जाने जाते हैं. हालांकि मिली नहीं थी, बट उन्होंने एक काफी लंबा सफर तय किया था पूरे पृथ्वी का, जिसमें कहा जाता कि भाई उन्होंने चक्कर सा लगा लिया था और काफी चीजें उनको पार करनी पड़ी, परंतु वे निराश होकर लौटे. और वही निराशा उनका जो आखिरी स्वप्न था वो पूरा कर गई. क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि उन्हें नहीं जरूरत किसी इमॉर्टलिटी की, जब उनका परिवार है, उनके जो अपने लोग हैं, वो उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे और उनकी उसके बाद आने के बाद ये लोग जो है उसके परिवार का ख्याल रखेंगे. और 2600 BC के आसपास क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ द यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट पे ध्यान रखनी है. तो 2400 BC रिप्लेसमेंट ऑफ सुमेरियन बाय अकेडियन. क्या हुई थी, लैंग्वेज और वहां के जो लोग हैं वो. 2370 BC सरगोन किंग ऑफ अकद वो थे, उनकी क्या मिली थी भैया, हमें स्टैचू मिला था जिसको रिपेयर करवाया था नेबुलस भाई साहब ने. तो 2000 BC स्प्रेड ऑफ यूनिफॉर्म राइटिंग सीरिया में हुआ था, टर्की में हुआ था, इजिप्ट में हुआ था. कौन सी यूनिफॉर्म राइटिंग फैली थी बाद में, तो मेरी एंड बेबीलोन इमर्ज एज इंपोर्टेंट अर्बन सेंटर. कौन, मेरी एंड जो बेबीलोन है, उरुक की बात नहीं कर रही, हाँ इमर्जेंस इंपोर्टेंट. और ये ध्यान रखना है कि जब यूनिफॉर्म लैंग्वेज क्या हुई थी आगे शेयर होती, तो उससे पहले हमने एक इनमर्कर की कहानी. तो क्या करते हैं, जो एक पहला सौदा, फर्स्ट ट्रेड जिसको कहा जाता है इतिहास के अंदर, वो उन्होंने किया था. किसके लिए, कुछ लार्ज वर्ड मणियों के लिए. तो 1800 BC के आसपास हम देखते टेक्स्ट कंपोज्ड हुए, वेरिया नो लॉन्गर स्पोकन. कब के बाद, 1800 BC के बाद जो सुमेरियन लैंग्वेज है वो बोली नहीं गई. और C 1100 के बाद स्टेबलाइजमेंट ऑफ असीरियन
किंगडम, देन यूज ऑफ आयरन, असेरियन एम्पायर, रूल ऑफ असुरबनीपाल, अलेक्जेंडर कंक्योर कर लिया था बेबीलोनिया, अकेडिंग और क्यूनिफॉर्म रिमेन रह गए थे, एंड द डेसिफरमेंट ऑफ द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट धीरे धीरे कब तक 18 तक चलता है। उससे पहले 1st सेंचुरी क्या देखते हैं, अकेडियन एंड क्यूनिफॉर्म रिमेन इन द यूज, मतलब बाद में थोड़ी बच गई थी यूज करने के लिए और जिसका शब्दकोश हमें मिला। ये जो चैप्टर है, ये जो फर्स्ट टाइमलाइन है, हम करते हैं यही फिनिश। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। हालांकि हम चाहते इस टॉपिक को और ज्यादा बड़ा कर सकते थे, बट पॉसिबली क्या करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वही हमने कवर करी है। इसके अलावा अगर डीप में जाना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं, बस आप टॉपिक बताओ, हम उसको और डीप में आपके लिए डिस्कस कर लेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जो है वो दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।